मैं इस उपन्यास का मूल लेखक नहीं हूँ। मैं बस इस उपन्यास की व्याख्या कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 41 इतनी धिठाई। हे, तो तुम हानमो के आदमियों में से एक हो। ये तो चीजों को और भी दिलचस्प बनाता है। लड़के, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूँ। मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो और शिन परिवार के निजी सैनिक बन जाओ। क्या तुम सहमत हो? घोड़े पर सवार शिन पेंगहाई ने लिन जेयू को नीचे की ओर देखते हुए पूछा। लिन जेयू ने अपनी भौहें सिकोड़ी, एक पल के लिए सोचा और कहा, मेरे प्रभु, बेल से जबरदस्ती तोड़ा गया तरबूज कभी मीठा नहीं होता। अगर मैं सहमत हो भी गया, तो मुझे डर है कि आप मुझ पर कभी सच में भरोसा नहीं करेंगे। चिंता मत करो, मेरे पास यह सुनिश्चित करने का अपना तरीका है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकूं। जब तक तुम इस गोली को निगल लोगे, तुम शिन परिवार के हो जाओगे। ऐसा करो, और आज तुम्हें कुछ नहीं होगा। बोलते हुए, शिन पेंगहाई ने अपनी छाती से एक गहरे रंग की गोली निकाली। ये स्पष्ट था कि वह गोली एक तरह का जहर थी, जिसका उद्देश्य उसे नियंत्रित करना था। लिन जेयू ने हिचकिचाहट और संघर्ष का नाटक किया, और अपनी आंखों के कोने से शहर के गेट की हलचल पर नजर रखी। काफी आंतरिक संघर्ष दिखाने के बाद, वह हार मानने के स्वर में बोला, ठीक है, मैं शिन परिवार में शामिल हो जाऊंगा और आपकी सेवा करूंगा, मेरे प्रभु। हाँ, एक बुद्धिमान व्यक्ति समय के साथ झुक जाता है। अब से मेरी अच्छी सेवा करना। काम ठीक से करो, और मैं तुम्हें खुद इससे मुक्त कर दूंगा। धिक्कार है, उसे रोको। शिन पेंगहाई गुस्से में चिल्लाया और उसके चेहरे की मुस्कान जम गई। काठी पर अपने बाएं हाथ से सहारा लेते हुए, वह हवा में उछला और लिन जेयू की ओर झपटा। जिस क्षण उसका प्रतिद्वंद्वी बात करते हुए ढीला पड़ा, लिन जेयू ने भागने का मौका झपट लिया। उसने तुरंत अपनी पूरी शक्ति, गोल्डन गूज तकनीक, में लगा दी और एक तीर की तरह शहर के गेट की ओर भाग निकला। क्या गजब की रफ्तार है! बोन फोजिंग रेल का एक मामूली सा लड़का इतनी तेज कैसे चल सकता है? शिन पेंगहाई बड़बड़ाया। वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ा, फिर भी उनके बीच की दूरी बढ़ती ही गई। उसकी आंखों में अविश्वास की झलक दिखी। वह ऑर्गन फोजिंग रेल का एक शिखर विशेषज्ञ था, फिर भी वह बोन फोजिंग रेल के एक युवक को नहीं पकड़ पा रहा था। हाँ, ये देखते हुए कि वह उसे पकड़ नहीं सकता, शिन पेंगहाई ने तुरंत निर्णय लिया। हवा में रहते हुए ही उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और हिंसक गति से अपना भाला फेंका। वूश! भाला हवा को चीरता हुआ भयानक बल के साथ लिन जेयू की पीठ की ओर बढ़ा। अपनी पीठ पर खतरे की तीखी आहट को महसूस करते हुए, लिन जेयू ने जमीन पर अपना पैर पटका, अपने शरीर को घुमाया और बाल बाल बच निकला। तब तक शहर के गेट पर मौजूद सैनिक भी सक्रिय हो गए थे। उन्होंने लिन जेयू को रोकने के लिए अपने हथियार उठा लिए थे। लेकिन लिन जेयू अचानक ऊंचा उछला, एक सैनिक के भाले का सहारा लेकर उसके सिर के ऊपर से कूदा और शहर में घुस गया, जहां वह नजरों से ओझल हो गया। वह निकल गया! शिन जिंगलोंग चिल्लाया। लिन जेयू की पीछे हटती आकृति को देखते हुए उसकी आंखें काली पड़ गईं, और उसके अंदर गुस्सा उबलने लगा। एक मामूली युवक जो केवल बोन फोजिन रेल में था, उसकी पकड़ से बच निकला, इससे उसके चेहरे पर कठोरता आ गई। लड़के की चपलता और तकनीकें असाधारण रूप से परिष्कृत थीं, जो स्पष्ट रूप से पैर की तकनीकों के गहन प्रशिक्षण का परिणाम थी। भाई! शिन जिंगलोंग अपने घोड़े पर सवार होकर पहुंचा। भाई! वह भाग गया। अब हमें क्या करना चाहिए? हम और क्या कर सकते हैं? क्या हुआ अगर फेहो गैन को पता चल जाए कि हमने चाल चली थी? वह सिर्फ एक नौसिखिया है जो हाल ही में उनके साथ जुड़ा है। ज्यादा से ज्यादा हम थोड़ा हर्जाना दे देंगे। क्या जू जिनवू सच में एक बोन फोजिंग रेल्म के छोकरे के लिए शिन परिवार के साथ दुश्मनी मोल लेगा? शिन पेंगहाई ने उपहास किया। शिन परिवार में जन्मे होने के कारण उसे फेहो गैन के नेता जू जिनवू का कोई डर नहीं था। फिर भी इस लड़के की युद्ध कौशल की योग्यता वास्तव में असाधारण है। वह इतने कम समय में इस स्तर तक पहुंच गया है। उसकी जैसी प्रतिभा के साथ वह गुप्त दवा की खेती की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकता है। एक पल सोचने के बाद शिन पेंगहाई ने कहा, जब हम वापस लौटें तो तुरंत इसकी रिपोर्ट करो। वह वापस अपने घोड़े पर सवार हुआ, अपनी टांगों से घोड़े को दबाया और दूर सरपट दौड़ गया। उसकी आवाज दूर से गूंजी, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। ये सुनकर शिन जिंगलोंग तेजी से अपने घोड़े पर सवार हुआ और पीछे हो लिया। उनकी इतनी धिठाई करने की हिम्मत हुई। लिन जेयू बड़बड़ाया। शहर के गेट की ओर देखते हुए उसकी नजर गंभीर हो गई। जिस तरह से अभी चीजें हुई थीं,
अगर वह तुरंत शहर में नहीं भागा होता तो पकड़े जाने के परिणाम भयानक होते। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शिन पेंगहाई उस पर हमला करेगा, खासकर तब जब वह फेहोंगैन के संरक्षण में था। सौभाग्य से उन्होंने केवल शहर की दीवारों के बाहर ही कदम उठाने की हिम्मत की। यदि वे शहर के भीतर इस तरह की अराजकता फैलाते तो इसका मतलब होता कि सोनगई शहर की व्यवस्था अब अस्तित्व में नहीं थी और वहां रहना असंभव हो जाता। उसके भीतर तात्कालिकता की तीव्र भावना जगी। मुझे और शक्तिशाली बनना होगा, और वह भी जल्दी। अगर उसने गोल्डन गूस तकनीक को तीसरे चरण तक नहीं पहुंचाया होता और ऑर्गन फोर्जिंग रेल में कदम नहीं रखा होता, जहां उसकी सांस पहले की तुलना में कहीं अधिक स्थिर थी, तो वह शायद अभी मारा जाता। अगर उसने वह काली गोली निगल ली होती तो उसका जीवन और मृत्यु अब उसके वश में नहीं होते और वह किसी दूसरे आदमी के गुलाम कुत्ते के समान बनकर रह जाता। अब से मुझे और अधिक सतर्क रहना होगा। मुझे और सावधानी से जीना होगा, लिन जेयू ने खुद से बुदबुदाया। हालांकि वह पहले से ही बेहद सावधान था और उसने अपनी ताकत को मुश्किल से ही जाहिर किया था, फिर भी उसने शिन जिंगलों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। 3 दिन बाद सुबह के समय टकराने और पीटने की आवाजें सुनाई दे रही थी। आंगन से लिन जेयू के पूरे प्रहारों की आवाज आ रही थी। उसके पैर लकड़ी के खंभे से टकरा रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बेहद ठंडा था। फिर भी वह पसीने से तरबतर था, उसकी मांसपेशियां उभरी हुई और कसी हुई थीं। वह लगातार 1 घंटे से अधिक समय से प्रशिक्षण ले रहा था और अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी सांसें भारी और उखड़ी हुई थीं। आधे घंटे बाद जिस क्षण लिन जेयू अपनी शारीरिक सीमा तक पहुंचा, उसका सार, क्यूई और आत्मा एक होकर विलीन हो गए, जिससे वह एक रहस्यमयी अवस्था में पहुंच गया। वह अवस्था क्षणभंगुर थी और पल भर में गायब हो गई। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, लकड़ी के खंभे का सहारा लेकर हांफने लगा। उसकी मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से फड़क रही थीं और उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। पहले भी कई बार अपनी सीमाओं को तोड़ने के अनुभवों के बावजूद लिन जेयू को यह अभी भी असहनीय रूप से कठिन लगा। शरीर की सीमाओं की हर सफलता उसके मांस और आत्मा दोनों की परीक्षा थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद लिन जेयू ने अपनी चेतना के भीतर मौजूद डेटा पर नजर डाली। लिन जेयू के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ ही समय पहले उसकी ओरिजिन फोर्स 4 पर थी, लेकिन अब यह अचानक बढ़कर 6 हो गई थी। अभी अपनी सीमा तोड़ने के बाद उसकी ओरिजिन फोर्स एक साथ 2 यूनिट बढ़ गई थी। क्या मेरे सार, क्यूई और आत्मा का विकास ही वह कारण हो सकता है जिससे हर बार सीमा पार करने पर अधिक ओरिजिन फोर्स मिलती है? लिन जेयू ने अनुमान लगाया। वह पक्का नहीं था कि क्या हर बार सीमा पार करने पर उसे ओरिजिन फोर्स की 2 इकाइयां मिलेंगी, या शायद लगातार कई बार सीमा पार करने के बाद ही अगली सफलता 2 इकाइयां प्रदान करती थी। उसे लगा कि बाद वाली बात ही सबसे अधिक संभावित थी। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, प्रत्येक सफलता के साथ प्राप्त होने वाली ओरिजिन फोर्स भी थोड़ी बढ़ती हुई प्रतीत होती थी, जैसे कि संख्या के पीछे कोई अदृश्य दशमलव अंक हो। वह दशमलव अंक तब तक जमा होता था जब तक कि संख्या पूर्ण न हो जाए, जो फिर प्रदर्शित होती थी। लेकिन ये केवल उसका अनुमान था। लिन जेयू को निश्चित रूप से जानने के लिए इसका और परीक्षण करना होगा। उसने कुछ देर आराम किया और आधे घंटे तक अपनी मांसपेशियों को खींचने के बाद उसे कुछ ताकत वापस मिली। वह वापस घर के अंदर गया और वह औषधियां निकाली जो उसने ब्लड नरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन बनाने के लिए खरीदी थी। पिछली खपत के बाद जड़ी बूटियों के केवल 6 सेट बचे थे। हाल ही में अपनी कुछ कमाई से लिन जेयू ने और अधिक जड़ी बूटियां खरीदी थी, जिससे कुल संख्या वापस 8 सेट हो गई। काढ़ा बनाना एक बारीकी वाला काम था, जिसमें आग पर सावधानीपूर्वक नियंत्रण की आवश्यकता होती थी ताकि जड़ी बूटियों की औषधीय शक्ति समय के साथ पूरी तरह से निकाली जा सके। ये जड़ी बूटियां और भी महंगी होती जा रही हैं। इस तरह की जिंदगी कब खत्म होगी? लिन जेयू अपनी धीमी आवाज में बड़बड़ाया। उस सुबह जब वह जड़ी बूटियां खरीदने गया तो उसने पाया कि प्रत्येक सेट की कीमत पहले की तुलना में लगभग 1 तेल चांदी अधिक थी। दुकानदार ने बताया था कि इसका कारण यह था कि अब पहाड़ों में डाकू घूम रहे थे, जो अक्सर जड़ी बूटी इकट्ठा करने वालों को लूट लेते थे, इसलिए उनकी फसल कम हो गई थी। जड़ी बूटियों की लागत बढ़ने के साथ स्टो ने भी स्वाभाविक रूप से अपनी कीमतें बढ़ा दी थी। अध्याय 42 5 गुना शक्ति का प्रदर्शन। आंगन में पत्थर की मेज पर औषधीय काढ़े के 3 बड़े कटोरे रखे थे। प्रत्येक कटोरा गहरे भूरे रंग का था और उससे अत्यंत कड़वी औषधीय सुगंध आ रही थी।
लिन जेयू ने खुद को तैयार किया, एक कटोरा उठाया, अपनी भौहें सिकुड़ी और एक ही सांस में उसे गटक गया। जैसे ही काढ़ा उसके पेट में पहुंचा, उसकी औषधीय शक्ति तेजी से फैलने लगी। घनी औषधीय ऊर्जा ने लिन जेयू के शरीर को ज्वर जैसा गर्म कर दिया। यदि उसके पास शरीर को मजबूत करने और ऊर्जा की खपत करने के लिए ओरिजिन फोर्स न होती, तो वह ओवर सप्लीमेंटेशन का शिकार हो जाता, जिससे उसकी किडनी और आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंच सकता था। कटोरा नीचे रखकर लिन जेयू क्षण भर के लिए रुका, फिर उसने दूसरा कटोरा उठाया और उसे एक घूंट में खाली कर दिया, और उसके बाद तीसरा। उन 3 कटोरों में ब्लड नरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन के 8 सेटों की संयुक्त औषधीय शक्ति समाहित थी। लिन जेयू का इरादा इस अवसर का उपयोग करके अपनी शक्ति को सीधे ब्लड क्यूई रेल में धकेलने का था। इस तरह यदि परिस्थितियां उसके विरुद्ध भी हो जाती, तो भी उसके पास शहर से बाहर निकलने का साधन होता। वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और एक विचार भेजा, गोल्डन गूस तकनीक को बढ़ाने के लिए ओरिजिन फोर्स की 4 इकाइयों का उपयोग करें। उसकी कोशिकाओं की गहराई से रहस्यमयी ऊर्जा उमड़ी, जिसने काढ़े की औषधीय शक्ति को उसके शरीर को पोषण देने के लिए निर्देशित किया। लिन जेयू का मन एक पल के लिए डगमगाया और वह एक परिचित अवस्था में प्रवेश कर गया। उसने युद्ध कला साधना के लंबे प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू की, जो एक निरंतर और कभी न खत्म होने वाला प्रयास था। निरंतर प्रशिक्षण के बीच गोल्डन गूस तकनीक के बारे में अनगिनत अंतर्दृष्टि उभर कर आई, जिससे लिन जेयू की हरकतें और भी हल्की और फुर्तीली हो गईं। उसके द्वारा चलाए गए प्रत्येक किक में भयानक बल था और वह बिजली की तरह तेज थी। आंगन में लिन जेयू की छाती उसकी भारी सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। गोल्डन गूस तकनीक की श्वसन पद्धति का उपयोग करते हुए उसकी सांसें और गहरी और लंबी होती गईं। रहस्यमयी ऊर्जा द्वारा निर्देशित काढ़े की औषधीय शक्ति ने उसके शरीर और आंतरिक अंगों को तेजी से मजबूत किया, जिससे उसके अंग और भी लचीले और सहनशील बन गए। अब प्रत्येक सांस के साथ वह भारी मात्रा में हवा अंदर खींच सकता था, जिससे उसके शरीर में ऑक्सीजन भर जाती और वह और भी भीषण हमले करने में सक्षम होता। गोल्डन गूस तकनीक की साधना प्रगति तेजी से बढ़ी, जो तीसरे चरण के 3% से सीधे 100% पर पहुंच गई और चौथे चरण में प्रवेश कर गई। ये तब तक बढ़ती रही जब तक कि वह 13% पर नहीं पहुंच गई, जहां वह अंततः रुक गई। लिन जेयू के शरीर के भीतर रक्त तेजी से दौड़ने लगा, क्योंकि उसकी कोशिकाओं से सार और क्यूई के धागे रिसकर उसके रक्त में विलीन होने लगे और पूरे शरीर में संचारित होने लगे। जैसे जैसे सार और क्यूई उसके रक्त के साथ प्रवाहित हुए, दोनों और भी करीब से बंध गए और धीरे धीरे एक दूसरे में मिल गए। लिन जेयू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, उनमें थकान थी और उसका मन हल्का सा सुन्न था। उसने अपना सिर हिलाया और कुछ देर आराम करने के बाद ही सामान्य हो सका। ऐसा लगता है कि मैं एक साथ बहुत अधिक ओरिजिन फोर्स का उपयोग नहीं कर सकता, अन्यथा मेरा मन इसे सहन नहीं कर पाएगा, लिन जेयू ने सोचा। एक साथ ओरिजिन फोर्स की 4 इकाइयों का उपयोग करने और इतनी देर तक उस अवस्था में रहने से उसकी मानसिक शक्ति का जबरदस्त ह्रास हुआ था। परिश्रम का फल स्वर्ग देता है। नाम लिन जेयू। ओरिजिन फोर्स 2। कौशल बारबेरिक ऑक्स फिस्ट। क्षमता 5%। गोल्डन गूस तकनीक चौथा चरण 13%। टॉर्टोइज ब्रेथ ग्रैंड मेथड तीसरा चरण 0%। सिक्सफोल्ड सेबर शुरुआत 18%। लिन जेयू ने अपनी वर्तमान स्थिति के साथ तालमेल बिठाया, उसे एक अकथनीय आश्चर्य का अनुभव हो रहा था। जैसे ही उसके शरीर में रक्त तेजी से प्रवाहित हुआ, गहरे लाल रंग की ऊर्जा की धाराएं प्रकट हुई। वह ब्लड क्यूई की शक्ति थी। ब्लड क्यूई वह लाल ऊर्जा थी जो आत्मा और मन के मार्गदर्शन में सार, क्यूई और रक्त के मिलन से पैदा हुई थी। यह युद्ध साधना का आधार और एक योद्धा की शक्ति का असली स्रोत था। केवल जब सार, क्यूई और आत्मा अपने शिखर पर पहुंचते हैं, जब मांसपेशियां भरी हुई हो, हड्डियां मजबूत हो और शरीर अंदर और बाहर से शक्तिशाली हो, तभी भीतर ब्लड क्यूई ऊर्जा तेजी से उत्पन्न की जा सकती है। कई मार्शल कलाकार ऑर्गन फोर्जिंग रेल्म की पूर्णता पर ही अटक जाते थे, क्योंकि उनकी आत्मा इतनी मजबूत नहीं होती थी कि वे सार, क्यूई और रक्त को महसूस कर सकें। उन्हें ब्लड क्यूई ऊर्जा में विलीन करना तो दूर की बात थी। उदाहरण के लिए, सीनियर भाई हान मो वर्षों से ऑर्गन फोर्जिंग रेल्म की पूर्णता पर फंसे हुए थे और ब्लड क्यूई रेल्म में प्रवेश करने में असमर्थ थे, क्योंकि उनके आत्मा और मन में शक्ति की कमी थी और उनकी समझ पर्याप्त तीक्ष्ण नहीं थी। केवल युद्ध के समय ही, जब उनका सार, क्यूई और आत्मा एक सूत्र में मिलते थे, तब वे रक्त, सार और क्यूई को हल्का सा महसूस कर पाते थे।
लेकिन लिन जेयू, जिसने बार बार अपनी शारीरिक सीमाओं को तोड़ा था, उसके पास साधारण लोगों की तुलना में कहीं अधिक शारीरिक और मानसिक सहनशक्ति थी। ओरिजिन फोर्स की सहायता और उस विशेष अवस्था के साथ उसने आसानी से ब्लड क्यूई रेल में प्रवेश कर लिया था। गोल्डन गूस तकनीक का चौथा चरण, तो यही ब्लड क्यूई रेल है। लिन जेयू पूरी तरह चकित महसूस कर रहा था। खुद को रोक न पाने के कारण वह खड़ा हुआ, आंगन के बीच में गया और प्रशिक्षण शुरू करने के लिए एक मुद्रा धारण की। वह ये परीक्षण करना चाहता था कि ब्लड क्यूई रेल में पहुंचने के बाद उसकी शक्ति कितनी बढ़ गई है। उसकी आकृति आंगन में तेजी से दौड़ने लगी, जिससे हवा के झोंके पैदा होने लगे। उसकी गति पहले की तुलना में कम से कम दोगुनी हो गई थी। वह हवा में उछला और खाली जगह में एक जोरदार whip किक मारी। उसकी पतलून से चटकने की तेज आवाजें आ रही थीं। ब्लड क्यूई एक अद्भुत ऊर्जा थी जिसने मांसपेशियों को शरीर की प्राकृतिक सीमाओं से कहीं अधिक हमले करने की अनुमति दी। उसने अपने दाहिने पैर में ब्लड क्यूई ऊर्जा भरी और दूर से एक लकड़ी के खंभे पर प्रहार किया। उसके प्रहार के साथ हवा गरज उठी। एक तेज कड़कड़ाहट के साथ लकड़ी का खंभा फटकर बिखर गया। उसने अभी अभी जो ब्लड क्यूई ऊर्जा का छोटा सा भंडार बनाया था, वह पूरी तरह समाप्त हो गया। टूटे हुए लकड़ी के खंभे को घूरते हुए लिन जेयू दंग रह गया। कितना शक्तिशाली! उस प्रहार ने उसके शरीर की सामान्य शक्ति से 5 गुना अधिक शक्ति उत्पन्न की थी और हवा के दबाव के बल ने लकड़ी के खंभे को उड़ा दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर लियांग ने कहा था कि ब्लड क्यूई रेल्म और ऑर्गन फोजिन रेल्म के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। ब्लड क्यूई रेल्म के सामने ऑर्गन फोजिन की पूर्णता भी एक बच्चे की तरह है। मांसपेशियों, हड्डियों और अंगों को गढ़ने के 3 क्षेत्र केवल युद्ध साधना की नींव रखने के लिए थे। ब्लड क्यूई रेल में कदम रखने के बाद ही कोई वास्तव में युद्ध साधना के पथ पर चलना शुरू करता है। ब्लड क्यूई के समर्थन के साथ यह ऐसा था जैसे योद्धा के शरीर के भीतर एक नया शक्ति स्रोत पैदा हो गया हो, जो उन्हें शरीर की प्राकृतिक सीमाओं से परे हमले करने की अनुमति देता था। यदि कोई मांसपेशियों, हड्डियों और अंगों के गढ़ने के क्षेत्रों से नहीं गुजरा होता, तो शरीर कभी भी ब्लड क्यूई ऊर्जा के विस्फोट को सहन नहीं कर पाता, लिन जेयू ने विचार किया। वह पालथी मारकर बैठ गया क्योंकि नई ब्लड क्यूई ऊर्जा धीरे धीरे उसके रक्त से रिस रही थी। ये प्रक्रिया कष्टदायक रूप से धीमी थी। उसने नई प्राप्त ब्लड क्यूई ऊर्जा की विशेषताओं का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। 1 घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोली और टॉर्टोइज ब्रेथ ग्रैंड मेथड को सक्रिय किया। एक ही पल में उसके शरीर पर ब्लड क्यूई के उतार चढ़ाव के सभी निशान बिना किसी निशान के गायब हो गए। अपनी शक्ति छिपी होने के कारण उसकी आंखों की तीक्ष्णता भी कम हो गई और वह एक बार फिर से केवल बोन फोजिन रेल्म का ही दिखाई देने लगा। यह टॉर्टोइज ब्रेथ ग्रैंड मेथड वास्तव में दुर्जेय है। मेरे शरीर की ब्लड क्यूई ऊर्जा मेरे रक्त के भीतर मजबूती से बंद है, एक कतरा भी बाहर नहीं निकल रहा। इसके अलावा इस अवस्था में मैं अभी भी साधना कर सकता हूं और उत्पन्न ऊर्जा सामान्य से भी अधिक शुद्ध है। ये कितनी असाधारण तकनीक है! लिन जेयू ने प्रशंसा में आह भरी। वह सोच रहा था कि मास्टर लियांग को ये तकनीक कहां से मिली होगी। इसका मूल्य गोल्डन गूस तकनीक की तुलना में कहीं अधिक था। उसे संदेह था कि मास्टर लियांग ने संभवतः टॉर्टोइज ब्रेथ ग्रैंड मेथड को कभी तीसरे चरण तक प्रशिक्षित नहीं किया होगा, अन्यथा उन्होंने लिन जेयू से इसमें बहुत अधिक प्रयास न लगाने के लिए नहीं कहा होता। ब्लड क्यूई रेल में उन्नति करने के बाद लिन जेयू को अंततः टॉर्टोइज ब्रेथ ग्रैंड मेथड के तीसरे चरण के गहरे रहस्यों की समझ मिली। जब वह केवल बोन फोजिन रेल में था, तब कितनी भी साधना उसे सफल नहीं होने देती थी। अब जबकि वह ब्लड क्यूई रेल में पहुंच गया था, वह अंततः तीसरे चरण की साधना जारी रख सकता था। टॉर्टोइज ब्रेथ ग्रैंड मेथड वास्तव में रक्त को शुद्ध कर सकता था। ये ज्ञात होना चाहिए कि ब्लड क्यूई का रूपांतरण उसकी शुद्धता पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, टॉर्टोइज ब्रेथ ग्रैंड मेथड को तीसरे चरण तक साधकर वह ब्लड क्यूई के रूपांतरण की सफलता दर को बढ़ा सकता था। अध्याय 43 मुसीबतें खड़ी करना। सुबह आसमान अभी साफ होना शुरू ही हुआ था। लिन जेयू जल्दी उठा, अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा और टॉर्टोइज ब्रेथ ग्रैंड मेथड का अभ्यास करने लगा। ब्लड क्यूई रेल में पहुंचने के बाद वह इसे और निखारने के लिए अपनी साधना फिर से जारी रख सकता था। प्रशिक्षण की इस अवधि के दौरान उसने पाया कि सुबह सोकर उठने के ठीक बाद टॉर्टोइज ब्रेथ ग्रैंड मेथड का अभ्यास करना कहीं अधिक प्रभावी था। ये रात की नींद के बाद चयापचय में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित था। गहरी नींद के दौरान शरीर का चयापचय और ब्लड क्यूई की गतिविधि अपने सबसे निचले स्तर पर गिर जाती है, जो कुछ हद तक टॉर्टोइज ब्रेथ ग्रैंड मेथड के समान ही है।
शरीर के इन प्राकृतिक परिवर्तनों को समझकर वह इस तकनीक के गहरे रहस्यों को बेहतर ढंग से समझ सकता था। 2 घंटे तक साधना करने के बाद वह टहलने के लिए बाहर निकला। सोनगई शहर की सड़कों पर माहौल काफी शांत हो गया था। यदि समय समय पर वहां से गुजरने वाले शरणार्थियों के समूह न होते, जो शहर में जीवन का थोड़ा सा अंश लाते थे, तो सोनगई शहर पूरी तरह से निर्जीव होता। दोपहर के दौरान जेड पिल टी हाउस के अंदर लिन जेयू और उसके साथी हर दिन इकट्ठा होते थे। क्या तुमने सुना? जो जियांग मर गया, जी जियांग ने कहा। क्या वह इतना शक्तिशाली था तो वह कैसे मर सकता है? जिया यानयोग सदमे में चिल्लाया, उसकी आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। क्या डाकुओं के बीच कोई शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट आ गया है? जो जियांग फेहो गैंग का सदस्य था, उसकी शक्ति बोनफोजिंग रेल्म के शिखर पर थी, जो जिया यानयोग और अन्य लोगों से अधिक शक्तिशाली थी। वह युद्ध का दीवाना था और एक बार लड़ना शुरू करने के बाद बेहद भयंकर हो जाता था। बाइशी पर्वत के खनन क्षेत्र पर डाकुओं के एक समूह ने हमला किया था। वहां झड़प हुई और 3 लोग मारे गए। उनमें से 2 मामूली लोग थे जो केवल कुछ अनाड़ी चालें जानते थे, और हालांकि जो जियांग शक्तिशाली था, लेकिन युद्ध के जोश में वह डाकुओं के घेरे में जा फंसा। बाकी लोग समय पर उसकी मदद के लिए नहीं पहुंच सके। कितना भी भयंकर योद्धा क्यों न हो, वह अकेला इतने सारे हाथों का सामना नहीं कर सकता, और उसे पीट पीट कर मार डाला गया। जी जियांग ने जिया यानयोग की ओर गौर से देखते हुए कहा। ये सुनकर लिन जेयू और निंद हुई भी एक ही समय में जिया यानयोग की ओर देखने लगे। जो जियांग की नियति में उन्हें जिया यानयोग का संभावित भविष्य दिखाई दे रहा था। उनकी नजरों से असहज महसूस करते हुए जिया यानयोग बेचैनी से बड़बड़ाया, अरे अरे, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं कोई पागल नहीं हूं जो लड़ाई में अपनी जान गंवा दे। नहीं, तुम हो, पूरे समूह ने एक साथ कहा। जिया यानयोग अवाक रह गया। क्या तुम्हें लगता है कि नेताजी समर्थन के लिए आदमी भेजेंगे? निंग हुई ने पूछा। अभी बात वहां तक नहीं पहुंची है, लेकिन शहर के बाहर डाकुओं के आतंक और अन्य जगहों पर हमलों को देखते हुए हमें समर्थन के लिए कहीं और भेजा जा सकता है, जी जियांग ने कहा। इस आदमी को गपशप करना पसंद था और उसके पास हमेशा ताज़ा खबरें होती थीं। लिन जेयू पूरी तरह से मार्शल आर्ट पर केंद्रित था, जिया यानयोग ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था, और निंद हुई शराब और औरतों में इतना खोया रहता था कि उसे कोई जानकारी नहीं रहती थी। इसीलिए वे हर दिन जी जियांग द्वारा अपनी गपशप के जरिए लाई गई खबरें सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। भाई लिन, अगर हमें वास्तव में समर्थन के लिए भेजा जाता है, तो हम शायद एक ही दस्ते में होंगे। जब ऐसा होगा, तो मेरी छोटी सी जान तुम्हारे हाथों में होगी, जी जियांग ने लिन जेयू की ओर देखते हुए कहा। आप बहुत विनम्र हैं, भाई जियांग। बस मुझे मेरे नाम से बुलाएं, भाई, कहने की कोई जरूरत नहीं है, लिन जेयू ने उत्तर दिया। वह क्षण भर के लिए शब्दों के चयन में खो गया। अपने से बड़े किसी व्यक्ति द्वारा भाई कहे जाने पर उसे अजीब लग रहा था। क्या आप विद्वान यह नहीं कहते कि जो निपुण है वही शिक्षक बनने योग्य है? आपकी शक्ति हमसे कहीं अधिक है। आपको भाई लिन कहने में क्या बुराई है? अगर मैं अपना अहंकार छोड़ पाता तो मैं आपको भाई यू भी बुलाता, जी जियांग ने धूर्तता से हंसते हुए कहा। लिन जेयू ने उस पर अपनी आंखें घुमाईं। समूह के साथ अधिक समय बिताने के बाद उसने जी जियांग के असली व्यक्तित्व की खोज की थी। लापरवाह और बिना सोचे समझे काम करने वाले जिया यानयोग के विपरीत ये व्यक्ति अक्सर छोटी मोटी योजनाएं बनाता रहता था, हालांकि वह थोड़ा बेशर्म भी था। जब वे आपस में बातें कर रहे थे, तभी कहानी सुनाने का सिलसिला शुरू हुआ। कहानी सुनाने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो बेहद कुशल था, तकनीक के मामले में लिन जेयू से कहीं आगे। ग्राहक बड़े चाव से सुन रहे थे। तो मोटा शिंग ने अपने रास्ते बदल लिए हैं, वह वास्तव में यहाँ कहानी सुनने आया है। निंग हुई ने अपने होंठ सिकोड़े और बात करते हुए पास की एक मेज की ओर इशारा किया। समूह ने उधर देखा और एक परिचित आकृति दिखाई दी। मोटा पक्का यहाँ फिर से हंगामा करने आया होगा। पिछली बार वह मुसीबत खड़ी करने में नाकाम रहा था, इसलिए अब वह अपने साथ और आदमी लेकर आया है, जिया यानयोग ने कहा। यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी कि मोटा शिंग यहाँ किस लिए आया था। उस युवा मालिक को कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे बस लड़ने, जुआ खेलने और औरतों में मजा आता था। जब लिन जेयू ने शिंग जिंगलोंग को देखा तो उसकी भौहें थोड़ी तन गईं। उसने महसूस किया कि शिंग जिंगलोंग खास तौर पर उसके लिए ही आया था। बस मुझे एक मौका मिल जाए, फिर मैं तुझे चीर दूंगा, लिन जेयू ने दूर खड़े शिंग जिंगलोंग को देखते हुए मन ही मन सोचा।
वह उस किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह नष्ट करना चाहता था जो उसके प्रति दुर्भावना रखता था। निशाना बनाए जाने की अप्रिय भावना उसे घात लगाकर किए जाने वाले हमले से बचने के लिए लगातार सतर्क रहने को मजबूर कर रही थी। पिछली बार शहर के बाहर से लौटने के बाद से लिन जेयू ने रसोई में एक गुप्त बिस्तर बना लिया था और हर रात वहीं सोता था। मंच पर कहानीकार बड़े प्रभावशाली ढंग से बोल रहा था, जबकि नीचे दर्शक मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। धड़ाम! अचानक शिन जिंगलोंग ने गरजती हुई आवाज के साथ मेज पर अपनी हथेली पटकी और पूरा टी हाउस एक बार में शांत हो गया। ये किस तरह का कचरा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसी बेकार कहानी सुनाओ। मंच से नीचे उतरो, उसने तिरस्कार के साथ कहानीकार को घूरते हुए कहा। वह बूढ़ा आदमी डर के मारे पसीने पसीने हो गया। धिक्कार है, मैं उससे निपटूंगा, जिया यानयोग ने मेज पटकते हुए गुस्से में उठकर कहा। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे सोचने से ज्यादा लड़ना पसंद था और उसका गुस्सा जल्दी भड़क जाता था। मोटे शिन की बातों से उकसाए जाने पर वह हमला करने के लिए तैयार था। उससे परेशान मत हो, वह जानबूझकर यहाँ हंगामा करने आया है, इस उम्मीद में कि वह तुम्हें लड़ने के लिए उकसा सके। उसके पास बैठे आदमियों को देखो, उनमें से एक ऑर्गन फोजिंग रेल्म का विशेषज्ञ है। अगर हम लड़े तो नुकसान हमारा ही होगा, लिन जेयू ने जिया यानयोग के कंधे को दबाते हुए कहा। वह लड़ाई में अपनी ताकत जाहिर नहीं करना चाहता था। उसकी समझ अत्यंत तीक्ष्ण थी, जो साधारण ब्लड क्यूई रेल्म के साधकों से भी कहीं अधिक थी। बिना सीधे परीक्षण के एक ब्लड क्यूई रेल्म विशेषज्ञ के लिए यह बताना मुश्किल था कि उसका प्रतिद्वंद्वी ऑर्गन फोजिंग रेल्म में है या बोन फोजिंग रेल्म में। ऑर्गन फोजिंग और बोन फोजिंग दोनों ही शरीर की आंतरिक संरचनाओं को मजबूत करते हैं, जिनमें सार, क्यूई और आत्मा में कोई स्पष्ट सुधार नहीं दिखता। कुछ लोग जो ऑर्गन फोजिंग रेल्म तक पहुंच चुके होते थे, वे सार, क्यूई और आत्मा में अधिक मजबूत और गठीले बोन फोजिंग योद्धाओं की तुलना में कम ओजस्वी दिखते थे। लेकिन टॉर्टोइस ब्रेथ ग्रैंड मेथड को तीसरे चरण तक साधने के बाद लिन जेयू का अपने शरीर पर नियंत्रण एक भयानक स्तर तक पहुंच गया था। शरीर के सूक्ष्म विवरणों से वह प्रतिद्वंद्वी के स्तर को पहचान सकता था। यहां तक कि एक ऑर्गन फोजिंग विशेषज्ञ भी साथ आया है। क्या यह आदमी दोनों गिरोहों के बीच लड़ाई भड़काने की कोशिश कर रहा है? जी जियांग ने घबराहट में कहा। हालांकि उनके गिरोहों के बीच झगड़े होते रहते थे, लेकिन शहर में ये कभी बहुत आगे नहीं बढ़ा था। उन्होंने कभी ऑर्गन फोजिंग से जुड़ी लड़ाई नहीं देखी थी। सोनगई शहर में एक ऑर्गन फोजिंग योद्धा को प्रथम श्रेणी का माना जाता था। अगर कोई हमला करता तो इसका मतलब होता कि दोनों गिरोहों के बीच के सभी शिष्टाचार खत्म हो चुके थे। ये सुनकर जिया यानयोग जल्दी से वापस बैठ गया और संशय से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि उनके बीच कोई ऑर्गन फोजिंग विशेषज्ञ है? मैंने उसे एक बार तब देखा था जब मैं सीनियर भाई हान के साथ था। उसकी शक्ति दुर्जेय है, लगभग ऑर्गन फोजिंग रेल्म के शिखर पर, लिन जेयू ने बहाना बनाते हुए और शिन जिंगलों के बगल में बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। वह आदमी लगभग 40 वर्ष का था, उसकी मूंछें छोटी थी और चेहरा साधारण था जो बिल्कुल भी खास नहीं लगता था। नीच व्यक्ति, मैं किसी से कहकर लॉर्ड केयू को बुलवाता हूँ। देखते हैं कि वे अभी भी इतनी ढिठाई करने की हिम्मत करते हैं या नहीं। जी जियांग ने गुस्से में कहा और अपने एक अधीनस्थ को उसे लाने के लिए बुलाया। शिन जिंगलोंग ने तिरछी नजरों से जिया यानयोग और अन्य लोगों की ओर देखा। जिया यानयोग को खड़ा होते देख उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान आ गई। लेकिन जल्द ही लिन जेयू को जिया यानयोग को वापस नीचे खींचते देख उसका चेहरा उतर गया। ये छोकरा वाकई डरपोक है। क्या वह इस तरह उकसाए जाने के बाद भी खुद को रोक रहा है? शिन जिंगलोंग ने मन ही मन कोसा। पिछली बार जब लिन जेयू वहां से खिसक गया था, तब से वह अभी भी चिढ़ा हुआ था। शहर में वह खुलकर हमला नहीं कर सकता था, वरना इससे उनके परिवारों के बीच संघर्ष आसानी से भड़क सकता था। लेकिन अगर उसे उकसाने का कोई बहाना मिल जाता, तो दूसरे की पिटाई करना अभी भी स्वीकार्य था। लड़ाई में कुछ अंक तोड़ देना कोई असामान्य बात नहीं थी। जब तक शहर में कोई मारा नहीं जाता, तब तक ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। अगर तुम कोई कदम नहीं उठाने वाले हो, तो हम हंगामा करना जारी रखेंगे और इस टी हाउस का कारोबार बर्बाद कर देंगे, शिन जिंगलोंग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। क्या लिन जेयू के बारे में यह अफवाह नहीं थी कि वह उपकार का बदला चुकाता है? वह देखना चाहता था कि क्या वह इसे भी सह सकता है। उसने मेज से एक प्लेट उठाई और उसे कहानी सुनाने वाले मंच की ओर फेंक दिया। एक तेज कड़कड़ाहट के साथ प्लेट मंच के पीछे की दीवार से टकराई और टुकड़ों में बिखर गई।
बुजुर्ग कहानीकार इस दृश्य को देखकर डर से पीला पड़ गया और जल्दी से मंच से नीचे उतर गया। अध्याय 44, पूरे शहर पर आधिपत्य। वहां से नीचे उतरो। धिक्कार है, ये कितनी रद्दी कहानी है। जब मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा तो तुम जारी क्यों रख रहे हो? शिन जिंगलोंग जोर से चिल्लाया और लिन जेयू और अन्य लोगों की ओर तिरछी नजरों से देखा। उसकी आंखों में उकसावा भरा था। जिया यानेओ खुद को रोक नहीं पाया। उसने मेज पटकते हुए खड़े होकर गुस्से में चिल्लाया, मोटे शिन, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम सच में मेरे फेहोंग गैंग के इलाके में हंगामा करना चाहते हो? मैंने इस घटिया कहानी को सुनने के लिए पैसे दिए हैं। अगर मुझे ये बुरी लगती है तो क्या मैं कुछ बार कोस भी नहीं सकता? शिन जिंगलोंग ने पलटवार किया। युवा मालिक शिन, आपका व्यवहार थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अगर आपको कहानी खराब लग रही है तो बस सुनना बंद कर दें। हंगामा क्यों कर रहे हैं? लिन जेयू ने खड़े होते हुए कहा। तुम बेवकूफ, ये साफ है कि मैं तुम्हें उकसा रहा हूं। तो तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? क्या तुम लड़ना चाहते हो? शिन जिंगलोंग ने उत्तर दिया और उसके साथ बैठे उसके साथी भी खड़े हो गए। लिन जेयू ने आवेश में आए जिया यानेओ को रोका और कहा, हम तुमसे लड़ने नहीं वाले हैं। तुम शिन परिवार के युवा मालिक हो, है ना? खुलेआम मारपीट करना तुम्हारी गरिमा के खिलाफ है। शिन जिंगलोंग का सिर सवालों से भर गया। भाड़ में गई गरिमा। वैसे भी मैं शिन परिवार की केवल एक शाखा का बेटा हूं। लिन जेयू के पास वास्तव में बहुत धैर्य था। बात यहां तक पहुंच गई थी, फिर भी उसने कोई कदम उठाने से इनकार कर दिया। ओह, सही कहा। मैंने सुना है कि लॉर्ड क्यू गाओक्सुआन जल्द ही आने वाले हैं। उन्हें ये कहानी काफी पसंद है। आप थोड़ा और इंतजार क्यों नहीं करते, युवा मालिक शिन? जब लॉर्ड क्यू आएंगे तो आप खुद उन्हें बता सकते हैं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको बुरा लगा। और अगर आप लड़ने पर ही आमादा हैं तो चलिए लॉर्ड क्यू का इंतजार करते हैं। आप उन्हें इसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं, लिन जेयू ने कहा। क्यू गाओक्सुआन। शिन जिंगलोंग ने एक गहरी सांस ली। वह थोड़ा घुटन महसूस करने लगा। क्यू गाओक्सुआन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। वह पहले ही ऑर्गन फोर्जिंग रेल्म के शिखर पर पहुंच चुका था। अगर वह आता तो शिन जिंगलोंग के साथ आए ऑर्गन फोर्जिंग योद्धा भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। धिक्कार है, मैं बस तुम्हारे चेहरे पर मुंह के मारना चाहता हूं, समझे? इसमें क्यू गाओक्सुआन को क्यों खींच रहे हो? और ये लोग अचानक इतने डरपोक क्यों हो गए हैं? उसने सोचा। ये देखते हुए कि उसकी दाल नहीं गलेगी, शिन जिंगलोंग ने ठंडी फुकार छोड़ी। तुम सब बस डरपोकों का झुंड हो। ऐसी स्थिति में अपनी खोल में छिपे हुए कछुए बने रहो। वह खड़ा हुआ और मेज पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वह टुकड़ों में बिखर गई और फिर अपने आदमियों के साथ चला गया। वह कमीना और भी अहंकारी होता जा रहा है, जिया यानेओ ने वापस बैठते हुए धीमी आवाज में कोसा। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। शिन परिवार की पृष्ठभूमि सैन्य है। जब विद्रोही सेना हमला करती है तो वे भर्ती करने और अपनी ताकत बढ़ाने का मौका झपट सकते हैं। ये बड़ी अराजकता शिन परिवार के लिए एक बेहतरीन अवसर है। जी जियान की नज़र गंभीर हो गई। शिन जिंगलोंग के जाने के बाद मैनेजर वू माफी मांगने के लिए आगे आए और प्रत्येक मेज पर थोड़े अल्पाहार भेजे। इसके बाद कहानीकार वापस मंच पर लौट आया। पियो, ऐसी परेशानियों के बारे में क्यों सोचना? हमारे नेता इन मामलों को संभाल लेंगे। हम छोटे लोगों को बस अपने छोटे छोटे कामों का ध्यान रखना चाहिए। जिजियांग ने माहौल को हल्का करने के लिए अपना प्याला उठाते हुए कहा। अगले दिन सुबह सवेरे टोनक्वान स्ट्रीट के नंबर 28 पर फेहोंग टॉवर के अंदर लिन जेयू जू जिंगवू के बगल में बैठा था और उनके साथ एक नाटक देख रहा था। मैंने किताब पढ़ ली है। ये बहुत अच्छी लिखी गई है, जू जिंगवू ने कहा। जब लिन जेयू ने लू भाई बहनों को अपनी किताबें बेची थी तो उसने कुछ अतिरिक्त प्रतियां लिखी थी। एक लियांग सोन को दी गई थी, एक हान मो को और दूसरी जू जिंगवू को। इतने लंबे समय के बाद जू जिंगवू ने इसे पढ़ना समाप्त किया था। जब तक आप इसका आनंद लेते हैं तब तक सब ठीक है, लिन जेयू ने उत्तर दिया। ब्लड क्यूई रेल में उन्नति करने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि नेता जू की शक्ति कितनी भयानक थी। जू जिंगवू के सभ्य रूप के नीचे उनका शरीर ब्लड क्यूई का एक विशाल भंडार समेटे हुए था, जो दबा हुआ था फिर भी अथाह था। इतनी विशाल ब्लड क्यूई के साथ उनके प्रहारों का बल निश्चित रूप से भयानक होगा। लिन जेयू को महसूस हुआ कि नेता की शक्ति संभवतः ब्लड क्यूई के पहले रूपांतरण को पार कर गई थी, हालांकि वह ठीक से नहीं जानता था कि वह कितने रूपांतरणों तक पहुंचे थे।
जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर कहानी अच्छी हुई तो मैं तुम्हें भारी इनाम दूंगा। मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। ल्यो तियान, लिन जेयू के लिए 100 तायल चांदी लाओ, जू जिनवू ने अपने अधीनस्थ को निर्देश दिया। इनाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लिन जेयू ने आभार व्यक्त करते हुए कहा। नेता जू बेहद उदार थे। लिन जेयू ने सोचा था कि 50 तायल भी बहुत अच्छे होते, लेकिन उसे अप्रत्याशित रूप से पूरे 100 दिए गए थे। कुछ दिन पहले शहर के बाहर शिन पेंगहाई ने तुम पर हमला किया था? जू जिनवू ने अचानक पूछा। हाँ, उस समय सीनियर भाई हान डाकुओं को दबाने के लिए बाहर गए थे और मैं उन्हें विदा करने के लिए शहर के बाहर गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शिन जिंगलोग और उसके आदमी मुझे निशाना बनाएंगे। शिन पेंगहाई ने एक काली गोली निकाली और मुझे उसे खाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। वह चाहता था कि मैं शिन परिवार में शामिल हो जाऊं। स्वाभाविक रूप से मैंने मना कर दिया, लिन जेयू ने बिना कुछ छुपाए कहा। फेहो गैन का प्रभाव बहुत बड़ा था। सोनगई शहर की कुछ ही घटनाएं उनकी आंखों और कानों से बच पाती थीं। शिन परिवार का सिटी गार्ड में एक स्थान है। भविष्य में बेहतर होगा कि तुम अकेले शहर से बाहर न जाओ। अगर बाहर कुछ होता है तो मेरे लिए भी स्थिति संभालना मुश्किल हो सकता है, जू जिनवू ने कहा। लिन जेयू फेहो गैन का केवल एक साधारण रंगरूट था, जू परिवार का सदस्य नहीं। अगर वास्तव में कुछ होता तो सबसे संभावित परिणाम यह होता कि शिन परिवार माफी मांग लेता और कुछ मुआवजा दे देता। ज्यादा से ज्यादा फेहो गैंग इस मौके का फायदा उठाकर वुडन गैंग के कुछ विशेषज्ञों को मार देता, लेकिन बस यहीं तक बात रहती। जी, मैं सावधान रहूंगा, लिन जेयू ने कहा। क्या तुम थोड़ा निराश महसूस कर रहे हो? जू जिनवू ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। नहीं, लिन जेयू ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। दुनिया बस इसी तरह काम करती थी। भले ही वह फेहो गैंग में शामिल हो गया था, लेकिन ये केवल आम लोगों के खिलाफ ही कुछ डराने वाला प्रभाव रखता था। सोनगई शहर के बड़े परिवारों का सामना करते समय इसका कोई मतलब नहीं था। चाहे उसकी प्राकृतिक प्रतिभा कितनी भी महान क्यों न लगे, जब तक वह और शक्तिशाली नहीं हो जाता, तब तक ये केवल प्रतिभा थी और कुछ नहीं। अभी के लिए वह अभी भी एक मामूली व्यक्ति ही था। शिन परिवार सोनगई शहर में सिटी लॉर्ड के घराने के अलावा सबसे बड़ा परिवार है और उनकी ताकत बहुत विशाल है। सोनगई सिटी गार्ड का 1/3 हिस्सा शिन परिवार के नियंत्रण में है। अगर वे शहर के बाहर तुम्हें अपना निशाना बनाते हैं तो मेरे लिए भी तुम्हारी ओर से हस्तक्षेप करना मुश्किल होगा, जू जिनवू ने कहा। वह जू परिवार और फेहो गैंग के प्रतिनिधि के रूप में खड़े थे, जो केवल उनके द्वारा नहीं बल्कि कई महान परिवारों द्वारा स्थापित एक शक्ति थी। अकेले लिन जेयू के लिए शिन परिवार के साथ पूरी तरह से संबंध बिगाड़ना असंभव था। लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम शहर के भीतर हो, वे हंगामा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि खुद सिटी लॉर्ड यहाँ निगरानी रखते हैं, जू जिनवू ने लिन जेयू की शहर में रहने की चिंताओं को कम करते हुए कहा। सिटी लॉर्ड का उपनाम चेन है ना? क्या वह चेन परिवार से है? लिन जेयू ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, सिटी लॉर्ड ग्रेट वे दरबार से सोनगई शहर पर शासन करने के लिए भेजे गए एक अकेले व्यक्ति हैं। सोनगई शहर में उनका कोई परिवार और कोई गुट नहीं है। सिटी लॉर्ड की अपनी शक्ति के साथ वह अकेले ही पूरे शहर पर आधिपत्य जमाने के लिए पर्याप्त हैं, जू जिनवू ने शांति से कहा। वह अकेले ही पूरे शहर पर आधिपत्य जमा सकते हैं। लिन जेयू ने इन शब्दों को अपने मन में दोहराया। उसे महसूस हुआ कि इनमें एक भारी आभा समाहित है। इस तरह के विवरण के योग्य होने के लिए किसी को कितना अथाह शक्तिशाली होना चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि सिटी लॉर्ड के पास किस स्तर की शक्ति होगी। क्या वह शायद एक ग्रैंड मास्टर है? लिन जेयू ने पूछे बिना नहीं रह सका। कोई नहीं जानता। किसी ने भी कभी सिटी लॉर्ड की असली शक्ति नहीं देखी है। वे केवल इतना जानते हैं कि वह बहुत बहुत शक्तिशाली है। इस शहर में कोई भी सम्मानित परिवार सिटी लॉर्ड की इच्छा के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं करता। जिन्होंने ऐसा किया था वे सोनगई शहर से पहले ही गायब हो चुके हैं, जू जिनवू ने कुछ भावुक होकर कहा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सोनगई शहर से कई महान परिवारों को गायब होते देखा था, वह भी एक ही रात में। ये शब्दों से परे डरावना था। तब से किसी भी परिवार ने शहर के भीतर हंगामा करने की हिम्मत नहीं की। ज्यादा से ज्यादा वहां छोटे मोटे झगड़े होते थे। कोई भी असली साजिश या संघर्ष शहर की दीवारों के बाहर ही अंजाम दिया जाता था। जू जिनवू के रहस्यमयी व्यवहार को देखते हुए लिन जेयू ने आगे और नहीं पूछा। माहौल शांत हो गया।
मंच पर ओपेरा चलता रहा और नेता जू कभी कभी कुछ पंक्तियों को गुनगुनाते रहे। तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है ना? जू जिनवू ने अचानक पूछा। जी नहीं। लिन जेयू का दिल जोरों से धड़कने लगा, एक बुरा पूर्वाभास हुआ। उसने जल्दी से जोड़ा, मैं अपने माता पिता और परिजनों से बिछड़ गया था, इसलिए मेरा शादी के बारे में सोचने का मन नहीं हुआ। शादी माता पिता के आदेश और मैचमेकर की बातों के अनुसार होनी चाहिए। ये जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है और मैं अपने परिवार को फिर से पाने के बाद ही इस पर विचार करूंगा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। मैं तो बस पूछ रहा था। मेरे जू परिवार में कई युवतियां हैं, समझे? समय मिलने पर मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूं। अगर तुम जू परिवार की लड़की से शादी करते हो तो तुम जू परिवार का हिस्सा बन जाओगे। तब शिन परिवार तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। स्वाभाविक रूप से तुरंत शादी का लक्ष्य रखने की जरूरत नहीं है। बस पहले उनसे परिचित हो जाओ। अगर तुम्हें कोई उपयुक्त लगे तो शादी के बारे में सोचना, जू जिनवू ने कहा। वे लिन जेयू को बहुत ऊंचा दर्जा देते थे। उन्होंने सोचा कि ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा के साथ यदि उसे एक सच्चे गुरु द्वारा निर्देशित किया जाए तो वह एक दिन खुद भी ब्लड क्यूई रेल्म विशेषज्ञ बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद नेता जू, लिन जेयू ने कहा। चूंकि बात यहां तक कह दी गई थी, इसलिए मना करना मुश्किल था। लेकिन ये केवल लोगों से मिलने के बारे में था। अगर उसे कोई पसंद नहीं आता तो निश्चित रूप से उसे शादी के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, है ना? लिन जेयू ने विदा लेने से पहले नेता जू के साथ कुछ और ओपेरा प्रदर्शन देखे। फेहोंग टॉवर छोड़कर वह सीधे शहर की औषधालयों में गया। लगातार कई दुकानों पर जाने के बाद उसने अंततः अपना अगला काढ़ा बनाने के लिए सभी आवश्यक जड़ी बूटियां इकट्ठा कर ली। आसमान छूती कीमतों के साथ ब्लड नरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन के 8 सेटों के लिए जड़ी बूटियां खरीदने में उसे 101 तायल चांदी खर्च करनी पड़ी। जड़ी बूटियां लेकर वह अपने आंगन में लौट आया और अपना युद्ध प्रशिक्षण जारी रखा। अध्याय 45 सैन्य रचना। सोनगई शहर दक्षिण में स्थित था, जो पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो डाकुओं के लिए बेहतरीन छिपने की जगह प्रदान करते थे। मुख्य व्यापारिक मार्गों पर माल की आवाजाही को सुरक्षित रखने के लिए नियमित अंतराल पर सैनिक तैनात किए गए थे। फिर भी उनकी उपस्थिति के बावजूद अराजकता बनी हुई थी। लुटेरों के गिरोह खुलेआम घूमते थे और बड़ी चालाकी से हमला करते थे। अपने दुश्मनों को मात देने के लिए वे छलावे, ध्यान भटकाने और चतुर युक्तियों का उपयोग करते थे। मार डालो। हान मो भागते हुए डाकुओं का पीछा करने के लिए अपने सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। उनके खून के प्यासे चिल्लाने की आवाजें जंगल में गूंज रही थीं। चलो और तेज, एक बार जब हम उस घाटी में पहुंच जाएंगे तो हम सुरक्षित होंगे। सबसे आगे चल रहे आदमी ने जोर से चिल्लाकर कहा। वह 40 की उम्र का एक हट्टा कट्टा आदमी था, जिसके चेहरे पर कई निशान थे जो उसे एक हिंसक लुक दे रहे थे। हान मो ने आगे बढ़ते हुए अपनी तलवार चलाए। 6-फोल्ड सेबर का उपयोग करते हुए वह एक और डाकू को काटने ही वाला था। धिक्कार है, मेरे रास्ते से हट जाओ। निशान वाले आदमी ने दहाड़ मारी और हान मो पर हमला करने के लिए अपना कांटेदार गदा घुमाया। विशाल गदा भयानक बल के साथ हवा में लहराए। उसकी शक्ति दुर्जेय थी। वह ऑर्गन फोर्जिंग रेल्म के शिखर पर पहुंच चुका था। प्राकृतिक पार्श्विक शक्ति का वरदान प्राप्त होने के कारण वह शक्ति और क्षमता दोनों में हान मो से कहीं अधिक शक्तिशाली था। सिटी गार्ड की विशिष्ट सैन्य रचनाओं के सामने डाकू एक भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं थे, जो उनका सामना करने में असमर्थ थे। लेकिन आमने सामने की लड़ाई में उस आदमी को कोई डर महसूस नहीं हुआ। वूश! हवा का एक हिंसक झोंका उस कांटेदार गदे के साथ आया जो हान मो के सिर की ओर गिर रहा था। हाँ! हान मो चिल्लाया और उस आदमी के शक्तिशाली प्रहार का सामना करने के लिए अपनी तलवार घुमाए। धातु के टकराने की एक तेज आवाज आई और तलवार के माध्यम से पहुंचाए गए भयानक बल ने हान मो की पकड़ को सुन्न कर दिया। क्या अविश्वसनीय शक्ति है! हान मो मन ही मन चौंक गया। ये प्रहार लड़ाई में अब तक झेले गए किसी भी प्रहार से कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वह भी कोई कमजोर नहीं था। अपनी कलाई के एक झटके के साथ उसने कांटेदार गदे को नीचे और दाईं ओर मोड़ दिया और अपनी तलवार से उसके बल को दूसरी तरफ मोड़ दिया। उसी समय उसने कई कदम पीछे हटाए और चिल्लाया, रचना बनाओ। उसके पीछे के 10 विशिष्ट सैनिक तुरंत सक्रिय हुए और पूरी तालमेल के साथ अपनी जगह बदलकर एक विशेष युद्ध रचना बनाई। ये 10 आदमियों से बनी एक लघु सैन्य रचना थी। जैसे ही रचना ने आकार लिया, उनकी आभा एक में विलीन हो गई और एक भयानक जानलेवा इरादा बाहर की ओर फैल गया। मार डालो!
सैनिक दहाड़े, जिससे जानलेवा इरादे की एक घनी लहर उठी। वह इरादा उनके सार, क्यूई और आत्मा के साथ मिल गया और एक अद्वितीय ऊर्जा में बदल गया। रचना के माध्यम से यह ऊर्जा कमांडर हान मो में प्रवाहित की गई। उसके चारों ओर भयानक, बालेफुल क्यूई का एक विशाल सैलाब उमड़ पड़ा। उसकी आभा आसमान छूने लगी, उसकी शक्ति बढ़ गई और उसका शरीर विस्फोटक ऊर्जा से भर गया। उस क्षण में उसकी शक्ति ऑर्गन फोर्जिंग रेल्म के शिखर को पार कर गई और ब्लड क्यूई रेल्म के स्तर तक पहुंच गई। फिर भी हान मो के शरीर में वास्तविक ब्लड क्यूई के उतार चढ़ाव का कोई निशान नहीं था। सैनिकों के संयुक्त सार, क्यूई और आत्मा ने जानलेवा इरादे के साथ मिलकर एक विशेष ऊर्जा बनाई जिसने ब्लड क्यूई की जगह ले ली, जिससे वह अस्थायी रूप से ब्लड क्यूई रेल्म की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो गया। पीछे हटो, धिक्कार है तुम सब पर। मैंने तुम्हें भागने के लिए समय दिया था, तो तुम सब यहाँ क्या खड़े देख रहे हो? निशान वाले आदमी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। हान मो की लगातार बढ़ती आभा का सामना करते हुए, जो ब्लड क्यूई रेल में प्रवेश कर चुकी थी, वह जानता था कि वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। स्विश! हान मो ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी और उसका जानलेवा इरादा और बढ़ गया। जंगल में तलवार की रोशनी की एक तीक्ष्ण चमक हवा में लहराए, जो उस आदमी पर हमला करते समय भयानक जानलेवा इरादा समेटे हुए थी। क्लैंग! उस आदमी ने रोकने के लिए जल्दी से अपना कांटेदार गदा उठाया, लेकिन उसकी जन्मजात पाश्विक शक्ति सैन्य रचना से सशक्त हान मो के सामने कुछ भी नहीं थी। तलवार के माध्यम से एक राक्षसी बल प्रवाहित हुआ। वह आदमी उस भारी प्रभाव से पीछे की ओर उड़ गया। बैंग बैंग बैंग! हट्टा कट्टा आदमी अंततः रुकने से पहले दो पेड़ों के तनों से टकराया और उसने मुंह से खून थूका। धिक्कार है, इसे छोड़ो, भागो। एक बार जब हम लान वैली पहुंच जाएंगे तो हम बच जाएंगे। वह आदमी चिल्लाया और पीछे छूट गए अपने भाइयों को छोड़कर भाग निकला। मार डालो! सैनिकों की भयंकर दहाड़ें एक बार फिर गूंजी। उन्होंने तेजी से अपनी रचना बदली। हान मो की आभा थोड़ी कम हो गई जबकि प्रत्येक सैनिक की आभा धीरे धीरे बढ़ने लगी। अपनी रचना बनाए रखते हुए उन्होंने पीछा जारी रखा। पीछे रह गए डाकू पूरी तरह से सशस्त्र विशिष्ट सैनिकों के सामने लाचार थे। वे सैनिकों की तलवारों के नीचे घास फूस की तरह गिर गए। क्षण भर में 20 से अधिक मारे गए। कई सौ मीटर तक पीछा करने के बाद उनके चारों ओर का जंगल और घना हो गया। हान मो रुका और चिल्लाया, रुको, अब आगे पीछा मत करो। मेरे प्रभु, मैंने पहले आगे रेकी की थी। आगे एक दलदल है। अगर हम दबाव बनाए रखते हैं तो हम इस पूरे गिरोह का सफाया कर सकते हैं। एक सैनिक ने आगे बढ़कर कहा, मुझे पता है कि आगे दलदल है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि डाकुओं को यह नहीं पता? वे इस इलाके को हमसे बेहतर जानते हैं। उनके पास कहीं और भागने के बहुत सारे मौके थे, फिर भी उन्होंने यही रास्ता चुना। साफ है कि वे हमें फंसाना चाहते हैं। वापस चलो, भविष्य में उन्हें मारने के बहुत मौके मिलेंगे। जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है। हान मो ने जोर से आदेश दिया, मुख्य सड़क पर वापस लौटें और निगरानी जारी रखें। स्काउट्स, डाकुओं की गतिविधियों पर नजर रखें। जी, मेरे प्रभु, स्काउट्स में से एक ने उत्तर दिया। धिक्कार है, वह आदमी वास्तव में बहुत सावधान है। अभी अभी हार झेलने वाले हटे कट्टे आदमी ने जंगल में छिपकर हान मो को पीछे हटते हुए देख धीमी आवाज में कोसा। मैंने तुमसे कहा था कि हान मो एक सावधान व्यक्ति है जो चालों में नहीं फंसेगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुमने बिना किसी कारण के नुकसान सहा है ना? उसके बगल वाले आदमी ने कहा। अगर हान मो वहां होता तो वह इस आदमी को पहचान लेता। यह कोई और नहीं बल्कि सिटी गार्ड का एक और सेंचुरियन शिन पेंगहाई था। पांग युवानफेंग, अगर तुमने पहले मेरी बात सुनी होती तो तुम अब तक उसकी अधिकांश सेना का सफाया कर चुके होते, शिन पेंगहाई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तुम दोनों सिटी गार्ड हो। कौन कह सकता है कि ये कोई चाल नहीं है? पांग युवानफेंग ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। उसने अपनी कलाइयों को घुमाया, अपनी बाहों में सुन्नता महसूस की। उसने कुछ ही क्षण पहले हान मो के प्रहार को सीधे झेला था और उस भयानक बल ने उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच की खाल फाड़ दी थी। तुमने मेरे शिन परिवार की ईमानदारी पहले ही देख ली है। अगर हम वास्तव में तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते तो हमने बहुत पहले ही कदम उठा लिया होता। अगर तुमने बस उस योजना का पालन किया होता जो मैंने तुम्हें पहले दी थी तो तुम अब तक सफल हो गए होते, शिन पेंगहाई ने सपाट लहजे में कहा। शिन पेंगहाई की अनदेखी करते हुए पांग युवानफेंग जंगल की ओर चिल्लाया, भाइयों, बाहर आओ। हम वापस जा रहे हैं। धिक्कार है, मैंने वह प्रहार बेकार में ही झेला।
जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, हथियारों से लैस 100 से अधिक हटे कट्टे आदमी जंगल से बाहर निकल आए और पांग युवानफेन के पीछे पीछे लान वैली में चले गए। लालची मूर्ख, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सैन्य रचनाओं के रहस्यों में दखल देने के योग्य हो? शिन पेंगहाई ने पांग युवानफेन की आकृति को गायब होते देख उपहास किया। एक फुर्तीली हरकत के साथ वह भी लान वैली में दाखिल हो गया। लान वैली डाकुओं के गिरोहों से भरी हुई थी। अगर एक आदमी सहयोग करने से इनकार करता तो शिन पेंगहाई हमेशा दूसरा आदमी ढूंढ सकता था जो मान जाए। नंबर 33 जिंदोन स्ट्रीट। हवा के चीरने की तीखी स्विश आवाज से आंगन गूंज रहा था। लिन जेयू ने एक कीमती तलवार पकड़ी हुई थी और वह आंगन में 6-फोल्ड सेबर तकनीक का अभ्यास कर रहा था। तलवार 3 फीट और 9 इंच लंबी थी, जिस पर अजगर का पैटर्न बना हुआ था और इसकी धार बेहद तेज थी। सोनगई शहर में तलवारें प्रतिबंधित वस्तुएं थीं जिन्हें आम लोग नहीं खरीद सकते थे। ये तलवार उसे हान मो ने उपहार में दी थी, जो उचित रूप से पंजीकृत थी और इसलिए कानूनी थी। इसका मतलब केवल यह था कि शहर से बाहर निकलने या प्रवेश करते समय इसे जब्त नहीं किया जाएगा, हालांकि इसे अभी भी शहर की दीवारों के भीतर उपयोग नहीं किया जा सकता था। 6-फोल्ड सेबर तकनीक हान मो की प्राथमिक साधना कला थी, जिसे उसने कुछ समय पहले लिन जेयू को सिखाया था। कुछ समय के निरंतर अभ्यास के बाद लिन जेयू में बहुत सुधार हुआ था और वह पहले ही सक्षमता के स्तर तक पहुंच चुका था। अध्याय 46 गहरा रहस्य। 6-फोल्ड सेबर तकनीक सादी और बिना किसी सजावट के थी, सरल लेकिन सीधी। अपनी ब्लड क्यूई के समर्थन से लिन जेयू के प्रहारों में आश्चर्यजनक बल था। उसकी तलवार का हर घुमाव शक्ति से भरा हुआ और एक प्रभावशाली वेग से ओतप्रोत था। स्विश स्विश स्विश। गोल्डन गूस तकनीक को सक्रिय करके और उसे 6-फोल्ड सेबर के प्रहारों में मिलाते हुए लिन जेयू आंगन में तेजी से दौड़ने लगा। तलवार की रोशनी की चमक से पूरा आंगन भर गया। जैसे वह अपनी भड़ास निकाल रहा हो, उसने अपनी पूरी ताकत हर चाल में लगा दी और अपनी सहनशक्ति को तेजी से जलाया जब तक कि पसीने से उसके कपड़े तरबतर नहीं हो गए। 2 घंटे के बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी शक्ति, गति और सहनशक्ति सभी में भारी गिरावट आई थी। उसका शरीर कमजोर और भारी महसूस हो रहा था, लेकिन वह अभी तक अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा था। 1 और घंटा बीता और अंततः उसे थकान का अनुभव होने लगा। अगले 6 या 7 मिनट तक डटे रहने के बाद लिन जेयू को अचानक महसूस हुआ कि उसका सार, क्यूई और आत्मा एक होकर गुंथ गए हैं, जिससे उत्थान की भावना पैदा हुई। उसने आखिरकार अपनी सीमा को तोड़ दिया था। अपनी तलवार पर झुककर उसने भारी सांसें ली। उसकी सांस इतनी तेज थी कि जमीन पर गिरे पत्तों में हलचल पैदा हो गई। ब्लड क्यूई रेल में पहुंचने के बाद उसकी सांसें लंबी और स्थिर हो गई थी और उसके फेफड़ों की क्षमता किसी चमत्कार से कम नहीं थी। परिश्रम का फल स्वर्ग देता है। नाम लिन जेयू। ओरिजिन फोर्स 3। कौशल बारबेरिक ऑक्स फिस्ट सक्षमता 5%। गोल्डन गूस तकनीक चौथा चरण 13%। टॉर्टोइज ब्रेथ ग्रैंड मेथड तीसरा चरण 0%। 6-फोल्ड सेबर सक्षमता 12%। मैंने सही अनुमान लगाया था। इस बार ये वास्तव में केवल ओरिजिन फोर्स की एक इकाई ही बढ़ी, लिन जेयू ने सोचा। उसने अपनी चेतना के भीतर के अंकों को देखा, जहां ओरिजिन फोर्स अब 1 की वृद्धि दिखा रही थी। पिछली बार जब उसने अपनी सीमा तोड़ी थी, तो यह एक साथ 2 इकाइयां बढ़ी थी। अब यह वापस सिर्फ 1 पर आ गई थी। दूसरे शब्दों में, अब हर बार जब मैं अपनी सीमाओं को तोड़ता हूं, तो मुझे 1x ओरिजिन फोर्स मिलती है। जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ती रहेगी, ये x धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जब तक कि एक दिन यह फिर से पूरी 2 इकाइयां न बन जाए, लिन जेयू ने खुद से बुदबुदाया। वह थोड़ी देर आराम करने के लिए जमीन पर लेट गया। भले ही वह अब एक ब्लड क्यूई रेल्म का योद्धा था, फिर भी अपनी सीमाओं को पार करने के बाद वह पूरी तरह से निचुड़ा हुआ महसूस कर रहा था और हिलने डुलने की इच्छा नहीं थी। लेकिन ब्लड क्यूई रेल्म तक पहुंचने का एक फायदा यह था कि उसकी रिकवरी में बहुत सुधार हुआ था। अभी उसकी ब्लड क्यूई पूरी तरह समाप्त हो गई थी, फिर भी ब्लड क्यूई रेल्म में उसके रक्त में अपार ऊर्जा थी। हालांकि वह पूरी तरह से थका हुआ महसूस कर रहा था, फिर भी थोड़े से प्रयास से वह ब्लड क्यूई के हल्के धागे निचोड़ सकता था। उसकी ब्लड क्यूई रक्त प्रवाह के माध्यम से प्रवाहित हुई, उसकी मांसपेशियों में रिस गई, उसके थके हुए शरीर को पोषण दिया और रिकवरी को तेज कर दिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद लिन जेयू ने महसूस किया कि उसके शरीर का दर्द कम होने लगा है। ब्लड क्यूई एक योद्धा के बैकअप ऊर्जा स्रोत की तरह लग रही थी,
जो न केवल विस्फोटक ताकत देती थी बल्कि शारीरिक रिकवरी को भी तेज करती थी। मुझे गोल्डन गूज तकनीक को बढ़ाना जारी रखना होगा। जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ती है, प्रत्येक चरण को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक ओरिजिन फोर्स भी बढ़ जाती है। गोल्डन गूज तकनीक को 5वें चरण तक ले जाने के लिए मुझे कम से कम 5 और ओरिजिन फोर्स की आवश्यकता होगी। लिन जेयू ने मन ही मन गणना की। उसे लगा कि ब्लड क्यूई रेल्म की ताकत के साथ भी वह अभी सुरक्षित होने से बहुत दूर है। जब उसने नेता जू को ये कहते सुना था कि एक सिटी लॉर्ड की शक्ति इतनी विशाल होती है कि वे अकेले पूरे शहर को नियंत्रित कर सकते हैं, तो लिन जेयू पूरी तरह से स्तब्ध रह गया था। प्रत्येक सिटी लॉर्ड की नियुक्ति सीधे ग्रेट वे के सम्राट द्वारा की जाती थी। शहर के आकार और रणनीतिक महत्व के आधार पर उसके अनुरूप शक्ति वाले सिटी लॉर्ड को भेजा जाता था। सोनगई शहर केवल एक मामूली छोटा शहर था, फिर भी उसका मालिक इतना शक्तिशाली था। यदि हर सिटी लॉर्ड इतना शक्तिशाली होता, तो विद्रोही सेना की ताकत कितनी भयानक होगी जिसने इतने सारे शहरों पर कब्जा कर लिया था। ये दुनिया मेरी कल्पना से कहीं अधिक गहरी है, लिन जेयू ने खुद से धीरे से कहा। बर्तन में औषधीय काढ़ा अभी तैयार नहीं हुआ था। उसने पिछले 3 घंटों में इसे 2 बार उबाला था, लेकिन जड़ी बूटियों से औषधीय शक्ति पूरी तरह निकालने के लिए इसे एक और दौर की आवश्यकता थी। उसने काढ़ा निकाला, बर्तन को फिर से ताजे पानी से भरा और उबालना जारी रखा। दोपहर तक जाकर जड़ी बूटियों का पूरा सत्व निकला। उसने दवा का कटोरा उठाया और उसे एक ही घूंट में पी लिया। उस एक कटोरे में ब्लड नरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन की जड़ी बूटियों के पूरे 8 सेटों का सार था। उसके शरीर में एक गर्मी फैल गई, हालांकि इस बार पहले जैसी बेचैनी महसूस नहीं हुई। ये काढ़ा वास्तव में एक शक्तिशाली औषधि थी जो केवल ब्लड क्यूई रेल्म के लोगों के लिए थी। इसे पीने के बाद उसकी ब्लड क्यूई बढ़ने की दर काफी स्पष्ट थी। उसने सावधानी से उस एहसास का आनंद लिया, फिर अपने दिमाग को शांत किया और विचार भेजा, गोल्डन गूज तकनीक को बढ़ाने के लिए ओरिजिन फोर्स की 3 इकाइयों का उपयोग करें। एक ही पल में एक रहस्यमयी ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसका मन एक विशेष अवस्था में प्रवेश कर गया और उसने अथक प्रशिक्षण का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र शुरू किया। उसे समय तेजी से गुजरता हुआ महसूस हुआ, जैसे अनगिनत साल बीत रहे हों, और उसकी ब्लड क्यूई लगातार मजबूत होती गई। ब्लड क्यूई के वे धुंधले धागे जो कभी उसकी नसों में फैले हुए थे, अब ऊर्जा के एक घने रक्त रंग के कोहरे में संघनित हो गए, जो उसके रक्त के साथ प्रवाहित होकर शरीर को पोषण दे रहे थे। ब्लड क्यूई के पोषण के साथ उसका शरीर एक दूसरे रूपांतरण से गुजरा। उसे एक बार फिर समझ में आया कि ब्लड क्यूई को युद्ध साधना की नींव क्यों कहा जाता है। ब्लड क्यूई के साथ शरीर का पोषण और मजबूती उस किसी भी चीज से कहीं आगे थी जिसे एक साधारण व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ब्लड क्यूई की मजबूती के तहत उसकी काया बदल गई, वह और अधिक सुदृढ़ और शक्तिशाली हो गई, और उसकी मांसपेशियां विस्फोटक ताकत के साथ कस गईं। कुछ सेकंड बीते और वह अपनी आंखें खोलकर उस अंतहीन प्रशिक्षण अवस्था से बाहर आया। उसके शरीर का रूपांतरण पूरा हो चुका था। उसके रक्त में एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी क्योंकि ब्लड क्यूई की घनी ऊर्जा उसकी नसों में दौड़ रही थी और पूरे शरीर में फैल रही थी। उसे अपना शरीर विस्फोटक शक्ति से लबालब महसूस हुआ। परिश्रम का फल स्वर्ग देता है। नाम लिन जेयू। ओरिजिन फोर्स 0। कौशल बारबेरिक ऑक्स फिस्ट। सक्षमता 5%। गोल्डन गूज तकनीक चौथा चरण 67%। टॉर्टोइज ब्रेथ ग्रैंड मेथड तीसरा चरण 0%। 6-फोल्ड सेबर सक्षमता 12%। अब यह 67% प्रगति पर है। 5वें चरण तक पहुंचने के लिए मुझे अभी भी ओरिजिन फोर्स की 2 और इकाइयों की आवश्यकता होगी, लिन जेयू ने सोचा। लिन जेयू ने अंकों पर नजर डाली, फिर प्रशिक्षण फिर से शुरू किया। चौथे चरण के 67% तक पहुंचने के बाद उसके शरीर में ब्लड क्यूई की मात्रा काफी बढ़ गई थी, जो उसके रक्त संचार के साथ पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही थी। उसने ब्लड क्यूई की ऊर्जा को अपनी बाहों में निर्देशित किया। ब्लड क्यूई के प्रवाह के कारण उसकी बाहों की मांसपेशियां थोड़ी सूज गईं, जिससे वे उग्र और लगभग विकृत दिखने लगी। हाँ, अपनी बाहों में विस्फोटक शक्ति को महसूस करते हुए लिन जेयू ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी निगाहें तीखी हो गईं। उसने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और एक जोरदार प्रहार किया, जिससे तलवार की ऊर्जा की एक ठंडी लहर निकली। ठीक नहीं है, मेरी बाहें ब्लड क्यूई के अत्यधिक विस्फोटक बल को सहन नहीं कर सकती, लिन जेयू ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। जब उसने अभी अपनी बाहों में ब्लड क्यूई भरी थी, तो मांसपेशियों और टेंडन में एक सूजन जैसा दर्द फैल गया था।
जैसे ही उसने उस प्रहार में अपनी पूरी ताकत झोंकी, उसकी हड्डियों से हल्की चटकने की आवाजें आईं। ये ब्लड क्यूई का अत्यधिक बल था, जो उसकी बाहों की सीमाओं को पार कर रहा था। यदि उस प्रहार का उपयोग किसी दुश्मन के खिलाफ किया जाता, तो भले ही वह मर जाता, लेकिन लिन जेयू की बाहें टूट जाती। लगता है कि मुझे बारबेरिक ऑक्स फिस्ट या सिक्सफोल्ड सेबर को भी अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी, लिन जेयू ने मन ही मन सोचा। जब वह ब्लड क्यूई रेल में पहुंचा था, तो वह गोल्डन गूस तकनीक की वजह से था, इसलिए उसके शरीर के जो हिस्से लोहे जैसी मजबूती तक गढ़े गए थे, वे केवल उसके पैरों में थे। जहां तक बारबेरिक ऑक्स फिस्ट और सिक्सफोल्ड सेबर का सवाल था, वे केवल बोन फोर्जिंग रेल के शुरुआती चरण में थे, जो ब्लड क्यूई शक्ति के हिंसक उभार को सहने के लिए बहुत कमजोर थे। काफी सोचने के बाद उसने बारबेरिक ऑक्स फिस्ट पर ध्यान केंद्रित करने और उसके स्तर को बढ़ाने का फैसला किया। बारबेरिक ऑक्स फिस्ट मुक्केबाजी की तकनीकों पर केंद्रित थी, जो अपनी पूरी ताकत बाहों में केंद्रित करती थी। एक बार उन्नत होने के बाद उसकी बाहें बोन फोर्जिंग रेल्म की लोहे जैसी मजबूती तक पहुंच जाएंगी। तब तक सिक्सफोल्ड सेबर का उपयोग करते समय भी उसकी बाहें ब्लड क्यूई के विस्फोटक बल को सहन करने में सक्षम होंगी। अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि पिछले कुछ दिनों में बारबेरिक ऑक्स फिस्ट का प्रशिक्षण लेते समय लिन जेयू को मुक्केबाजी की तकनीकों के भीतर छिपे एक अकथनीय अर्थ का हल्का सा एहसास हुआ था। ये रहस्यमयी एहसास कुछ ऐसा था जिसे उसने कभी न तो सिक्सफोल्ड सेबर में और न ही गोल्डन गूस तकनीक में महसूस किया था। ऐसा लगता था कि बारबेरिक ऑक्स फिस्ट ने अपने भीतर एक छिपा हुआ फिस्ट मोमेंटम संजो रखा है। शायद अगर इसे गहन स्तर तक साधा जाए तो वह इसे समझ सके। अध्याय 47 निमंत्रण। समय धीरे धीरे बीतता गया और कई दिन निकल गए। शिंग जिंगलोंग उसे फिर से उकसाने नहीं आया, जिससे लिन जेयू को कुछ शांति मिली। यदि टी हाउस का घटता कारोबार और शहर में बढ़ती कीमतें न होती, तो जीवन और भी आरामदायक होता। लिन जेयू को 100 फ्लावर्स पवेलियन गए हुए काफी समय हो गया था, लेकिन वह जिया यानयोग और अन्य लोगों के गर्मजोशी भरे निमंत्रण को ठुकरा नहीं सका। बाद में 100 फ्लावर्स पवेलियन के दूसरी मंजिल के दृश्य मंच पर पूरा समूह एक साथ बैठकर गाने सुनते, नृत्य देखते और गपशप करते हुए बैठा था। भाई लिन, कैसा रहा? क्या मिस जोंग विशेष रूप से आनंदमय नहीं है? जी जियांग ने एक शरारती मुस्कान के साथ झुकते हुए पूछा। संबोधन का ये तरीका पूरी तरह से जम गया था। यहाँ तक कि जिया यानयोग और अन्य लोगों ने भी उसे भाई लिन कहना शुरू कर दिया था, जिससे लिन जेयू पूरी तरह अवाक रह गया। तुम मुझे भाई लिन बुलाओ और मैं तुम्हें भाई जी या भाई जिया बुलाता हूँ। हर कोई एक दूसरे को अपनी मर्जी से बुलाता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बस करो, ओ बेवकूफ। भाई लिन एक विद्वान है। वह तुम्हारे साथ सार्वजनिक रूप से ऐसे मामलों पर चर्चा कैसे कर सकते हैं? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? निंग हुई ने हंसते हुए कहा। लिन जेयू बस हल्का सा मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। 100 फ्लावर्स पवेलियन, ये वास्तव में एक अच्छी जगह है, लिन जेयू ने सोचा। नीचे मंच पर गायिकाएं अपनी मधुर और मनमोहक आवाजों में गा रही थी जो दिल को छू रही थी। नर्तकियों ने जीने रेशमी वस्त्र पहने थे और उनकी पतली कमर खूबसूरती से लचक रही थी। उनकी गोरी त्वचा बीच बीच में झलक रही थी, जो देखने में सुखद थी। जब वे शराब पी रहे थे और नर्तकियों के प्रदर्शन की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे, तभी एक दासी उनके पास आई। यंग मास्टर लिन जेयू कौन से सज्जन हैं? वहां मौजूद यंग मास्टर जू आपसे मिलने का अनुरोध करते हैं, दासी ने पूछा। यंग मास्टर जू? कौन से यंग मास्टर जू? लिन जेयू ने उत्सुकता से पूछा। सोनगई शहर में नेता जू के अलावा वह किसी अन्य यंग मास्टर जू को नहीं जानता था। वे यंग मास्टर जू क्विनई हैं, दासी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज सुखद थी, जिसमें कोमलता की झलक थी। ये तो वही है, जी जियांग ने उत्साह से कहा। तुम उन्हें जानते हो? लिन जेयू ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। बिल्कुल जानता हूँ। यंग मास्टर जू क्विनई नेता जू के सबसे छोटे बेटे हैं। मैंने सुना है कि जू परिवार की युवा पीढ़ी में यंग मास्टर जू सबसे प्रतिभाशाली हैं। 15 साल की उम्र में ही वे ऑर्गन फोर्जिंग रेल्म तक पहुंच चुके हैं। भविष्य में उनके पास मैरो रिफाइनिंग रेल्म में प्रवेश करने का मौका भी हो सकता है, जी जियांग ने समझाया। फिर उत्सुकता से लिन जेयू की ओर देखा, ये सोचते हुए कि जू क्विनई ने उसे क्यों आमंत्रित किया होगा। तो जल्दी जाओ, चूंकि यंग मास्टर जू ने तुम्हें बुलाया है, उन्हें इंतजार मत कराओ, जिया यानयोग ने लिन जेयू को धक्का देते हुए आग्रह किया।
लिन जेयू खड़ा हुआ और दासी के पीछे पीछे दूसरी मंजिल के विपरीत हिस्से की ओर चल दिया। जब उसने यंग मास्टर जू के निजी कक्ष में प्रवेश किया तो उसने अंदर 3 युवकों को देखा और वह उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। वह कमरा ऐसी जगह था जहां से मंच पर नर्तकियों को देखने का सबसे सटीक और बेहतरीन कोण मिलता था। हाँ, भाई लिन आ गए। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, उनमें से एक ने हंसते हुए कहा। आओ, यहाँ बैठो। बीच में बैठे युवा मालिक ने खड़े होकर लिन जेयू को बैठने का निमंत्रण दिया। मैं लिन जेयू हूँ, आप सभी को मेरा अभिवादन। लिन जेयू ने अपनी मुठियां बांधी और समूह को विनम्रता से प्रणाम किया। जू क्विनई के अलावा अन्य 2 काफी उदासीन दिखाई दे रहे थे, लेकिन लिन जेयू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इन अमीर युवा मालिकों से उसका बहुत कम लेना देना था और वह उनमें से किसी को शायद ही जानता था। मेरे पिता ने तुम्हारा जिक्र किया था और कहा था कि तुम्हारे पास असाधारण प्रतिभा है। निरंतर प्रशिक्षण के साथ तुम एक दिन ब्लड क्यूई रेल्म के एक दुर्जय विशेषज्ञ बन सकते हो, जू क्विनई ने मुस्कान के साथ कहा। ब्लड क्यूई रेल्म विशेषज्ञ के जिक्र पर अन्य 2 लोग उसे देखे बिना नहीं रह सके। आओ, मैं परिचय कराता हूँ। ये चेन परिवार के यंग मास्टर चेन शिहोंग है और ये रेन परिवार के यंग मास्टर रेन किंगफेंग है। वे मेरे जू परिवार के सहयोगी हैं। हम सब एक ही पक्ष में हैं। जू क्विनई ने अपने बगल में बैठे दोनों की ओर इशारा करते हुए मुस्कुरा कर कहा। रेन परिवार के रेन किंगफेंग का नाम सुनकर लिन जेयू करीब से देखे बिना नहीं रह सका। करीब से देखने पर उस युवक की विशेषताएं मिस रेन किंगिन से काफी मिलती जुलती थीं। संभावना थी कि वे भाई बहन थे। मैं लिन जेयू हूँ। मैं यंग मास्टर चेन और यंग मास्टर रेन का अभिवादन करता हूँ। लिन जेयू ने दोनों की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। भाई लिन, अभी आपकी शक्ति का स्तर क्या है? चेन शिहोन खुद को पूछने से नहीं रोक सका। अभी जू क्विनई को ये कहते सुनकर कि इस व्यक्ति में ब्लड क्यूई रेल्म की क्षमता है, वे अपनी उत्सुकता नहीं रोक पाए। ब्लड क्यूई रेल्म का एक योद्धा पूरे सोनगई शहर के सबसे शक्तिशाली लोगों में गिना जाता था। उनके परिवारों में जो ब्लड क्यूई रेल्म पर थे, उन्हें शक्ति का स्तंभ माना जाता था। मैं बमुश्किल बोन फोजिन रेल्म के मध्य चरण में हूँ। आप जैसे सज्जनों के सामने ये कुछ भी प्रभावशाली नहीं है, लिन जेयू ने शालीनता से कहा। उसने अपनी ब्लड क्यूई रेल्म की असली ताकत को छिपाने के लिए टॉर्टोइस ब्रेथ ग्रैंड मेथड का इस्तेमाल किया और केवल बोन फोजिन रेल्म की ताकत दिखाई। ये सुनकर चेन शिहोन के चेहरे पर हल्का तिरस्कार दिखाई दिया और उसके शब्द औपचारिक हो गए। बुरा नहीं है। भाई लिन इतनी कम उम्र में बोन फोजिन रेल्म तक पहुंच गए हैं, उनका भविष्य उज्ज्वल है। बोन फोजिन रेल्म की क्या कीमत थी? उनके प्रतिष्ठित परिवारों में किसी भी सीधे उत्तराधिकारी को बचपन से ही कीमती दवाओं से निखारा जाता था। 12 साल की उम्र तक वे सभी बोन फोजिन रेल्म तक पहुंच सकते थे। रेन किंगफेन कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन यह सुनने के बाद उसने अपनी बात निगल ली और खुद को नर्तकियों को देखने में व्यस्त कर लिया। उनके चेहरों के हाव भाव देखकर जू क्विनई ने तुरंत आगे स्पष्ट किया, क्योंकि वह जानता था कि वे क्या सोच रहे होंगे। हाँ, आप दोनों अनजान हैं। भाई लिन पहले एक विद्वान थे जो केवल सिविल परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। सोनगई शहर आने के बाद ही उन्होंने मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण शुरू किया है। उन्हें प्रशिक्षण लेते हुए 3 महीने से भी कम समय हुआ है। ये सुनते ही दोनों ने अपनी निगाहें वापस लिन जेयू की ओर घुमाई। उनके चेहरों पर हैरानी के भाव आ गए। अगर यह वाकई वैसा ही था जैसा जू क्विनई ने दावा किया था, तो ये वास्तव में असाधारण था। भाई लिन, क्या आपने बचपन में कभी औषधीय स्नान से अपने शरीर को तपाया था? रेन किंगफेंग ने पूछा। नहीं, बचपन से ही मैंने केवल सिविल परीक्षाओं के लिए ग्रंथों का अध्ययन किया है। मैंने कभी मार्शल तकनीकों का अभ्यास नहीं किया था और न ही औषधीय स्नान से अपने शरीर को तपाया था, लिन जेयू ने उत्तर दिया। दोनों ने अनैच्छिक रूप से थूक निगला। लिन जेयू की ओर उनकी निगाहें विस्मय से भर गईं। बचपन से कीमती दवाओं से शरीर को तपाए बिना किसी तैयार आधार के वह केवल 2 महीनों में बोन फोजिन रेल्म तक पहुंचने में सफल रहा। ऐसी योग्यता और समझ वास्तव में भयानक है। प्रशंसनीय। भाई लिन की योग्यता को केवल असाधारण ही कहा जा सकता है। रेन किंगफेंग ने प्रशंसा में लिन जेयू की ओर हाथ जोड़ते हुए कहा। प्रतिष्ठित परिवारों के सदस्यों के रूप में वे कीमती दवाओं के माध्यम से बोन फोजिन रेल्म तक पहुंचने और अपने स्वयं के प्रयास से इसे प्राप्त करने के बीच का अंतर अच्छी तरह जानते थे। हालांकि वे खुद कम उम्र में बोन फोजिन रेल्म के शिखर पर पहुंच गए थे, लेकिन ये केवल दवाओं के भरोसे ही था। अधिक से अधिक वे भविष्य में ऑर्गन फोजिन रेल्म के शिखर तक पहुंच सकते थे और वही उनकी सीमा होती।
लेकिन लिन जेयू अलग था। बिना कभी औषधीय स्नान किए या आधार तैयार किए वह 2 महीने के भीतर बोन फोर्जिंग रेल्म तक पहुंच गया था। इससे पता चलता था कि उसकी समझ और योग्यता कितनी दुर्जेय थी। केवल आश्चर्यजनक समझ के साथ, युद्ध साधना के सार को समझकर ही कोई आधे प्रयास के साथ दोगुना परिणाम प्राप्त कर सकता है और कुछ ही महीनों में बोन फोर्जिंग रेल्म के मध्य चरण तक पहुंच सकता है। यंग मास्टर रेन मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, लिन जेयू ने विनम्र लहजे में उत्तर दिया। हाँ, विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आओ, मैं अपनी पहले की गलती के लिए माफी मांगने के लिए भाई लिन के सम्मान में जाम उठाता हूँ, चेन शिहोंग ने मुस्कुराते हुए अपना प्याला उठाते हुए कहा। लिन जेयू ने अपना प्याला उठाया, उसे हल्के से छुआया और एक बार में खाली कर दिया। मैं भी भाई लिन के सम्मान में जाम उठाऊंगा। कृपया स्वीकार करें, रेन किनफेंग ने कहा। उसने भी लिन जेयू के सम्मान में अपना प्याला उठाया। शराब के कुछ प्यालों के बाद निजी कक्ष का माहौल काफी सुधर गया। वे प्रतिष्ठित परिवारों के बीच की गपशप और विद्रोही सेना से जुड़ी ताज़ा खबरों के बारे में बातें करने लगे, जिन्हें लिन जेयू ने बड़ी दिलचस्पी से सुना। हमारा रेन परिवार भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन बाद में हमने सुना कि विद्रोही सेना ने शिविर बनाना शुरू कर दिया है और अपनी प्रगति रोक दी है। मेरे दादाजी ने फिर भागने का विचार छोड़ दिया और कुछ समय और इंतजार करने का फैसला किया, रेन किनफेंग ने कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने रेन किंगिन को पहले शहर के बाहर खिचड़ी बांटते हुए नहीं देखा था। उस समय लिन जेयू ने सोचा था कि रेन परिवार पहले ही खिसक चुका है। अब जब सर्दी शुरू हो गई है, कड़ाके की ठंड के साथ, विद्रोही सेना शायद कुछ समय के लिए आराम करेगी और अपनी शक्ति संचित करेगी। समय के इस अंतराल के साथ ग्रेट वे दरबार अपनी ताकत जुटाने और उन्हें दबाने के लिए सेना भेजने में सक्षम होगा, इसलिए संभावना है कि इसका सोनगई शहर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जू क्विनई ने मुस्कुराहट के साथ कहा। अध्याय 48 मौके का वेग। जब कुछ युवक एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो बातचीत अक्सर महिलाओं और राष्ट्रीय मामलों के बीच घूमती रहती है। उनकी बातों से लिन जेयू को विद्रोही सेना के बारे में काफी ताज़ा खबरें मिली। मेरे पिता ने जिक्र किया था कि तुम अभी भी अविवाहित हो, क्या ये सच है? जू क्विनई ने अचानक विषय लिन जेयू की ओर मोड़ दिया, जिससे वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। हाँ, शादी माता पिता की आज्ञा और रिश्ते कराने वाले के शब्दों से होती है। मेरे माता पिता और परिजन चले गए हैं, इसलिए मेरा अभी ऐसी चीजों के बारे में सोचने का मन नहीं है, लिन जेयू ने अभी भी अपने दिवंगत माता पिता का बहाना बनाते हुए उत्तर दिया। उसकी इतनी जल्दी शादी करने और विवाह की उस कब्र में कदम रखने की कोई इच्छा नहीं थी जिसे वह बंधन मानता था। 100 फ्लावर्स पवेलियन में बहुत मजा था। इसके अलावा उसे अभी भी नहीं पता था कि उसके शरीर के असली माता पिता और परिजनों का क्या हुआ। उस डाकू हमले के बाद क्या वे जीवित बच पाए थे? हाँ, मैं तो बस पूछ रहा था। मेरी कई चचेरी बहनें हैं जो काफी सुंदर हैं। मैं किसी समय तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। स्वाभाविक रूप से शादी के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। पहले उनसे परिचित हो जाओ और अगर सच्ची भावनाएं जागरें तो ही ऐसे मामलों पर विचार करना, जू क्विनई ने मुस्कुराहट के साथ कहा। उनके पिता जू जिनवू ने पहले ये बात उठाई थी, इसलिए वह इस बार विशेष रूप से इसी बात को ध्यान में रखकर आए थे। वह खुद देखना चाहते थे कि लिन जेयू का रूप और चरित्र कैसा है। आज उनसे मिलकर उनका प्रभाव सकारात्मक रहा। इसकी बकवास मत सुनो। जू परिवार की लड़कियां हमारे रेन परिवार की लड़कियों का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी बड़ी बहन सोनगई शहर की एक प्रसिद्ध सुंदरी है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊं? रेन किनफेंग ने अचानक उत्साह के साथ कहा। तुम्हारी बहन? लिन जेयू ने उत्सुकता से पूछा। मेरी बड़ी बहन का नाम रेन किंगिन है, जो सोनगई शहर की एक प्रसिद्ध सुंदरी है। कई युवा मालिकों ने लंबे समय से उन्हें पाने की इच्छा रखी है, लेकिन वह उन पर ध्यान नहीं देती, रेन किनफेंग ने गर्व के साथ कहा। इतनी खूबसूरत बड़ी बहन होने के कारण वह जहां भी जाता था उसे काफी प्रतिष्ठा मिलती थी। जो युवा मालिक रेन किंगिन को पाना चाहते थे, वे संभावित साले को खुश करने के लिए उसकी चापलूसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। दफा हो जाओ, मेरे पिता की नजर इस आदमी पर है। इसे चुराने की कोशिश मत करो। भाई लिन, चलो इन दोनों की बातों पर ध्यान नहीं देते। कुछ समय बाद जू निवास एक दावत की मेजबानी करेगा। मैं आपको उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे निमंत्रण को स्वीकार करेंगे, जू क्विनई ने रेन किनफेंग को घूरते हुए कहा। बिल्कुल, निश्चित रूप से, लिन जेयू ने उत्तर दिया। उसने रात होने तक उनसे बातचीत की और फिर वहां से विदा ली।
तब तक जिया यानयोग और अन्य लोग पहले ही घर जा चुके थे, इसलिए लिन जेयू अपने आंगन में लौट आया। ये जू क्विनई, संभवतः नेता जू ने ही उसे मुझे अपनी ओर खींचने के लिए भेजा है, लिन जेयू ने मन ही मन सोचा। वह अब तक ये समझ चुका था, ऐसे कोई इत्तेफाक नहीं होते। वह 100 फ्लावर्स पवेलियन गया और जू क्विनई वहां इत्तेफाक से मौजूद था और उसने उसे देख लिया। नेता जू ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, उनकी मदद करना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी शादी रहने दो, लिन जेयू ने खुद से बुदबुदाया। जब तक वह वास्तव में किसी ऐसी महिला से नहीं मिलता जो उसके दिल को छू ले, तब तक उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, उसे ऐसी भावना महसूस किए हुए 1 दशक से भी ज्यादा समय हो गया था। साधना, अन्य मामलों के बारे में इतना क्यों सोचना? ब्लड क्यूई की साधना के प्रभाव वास्तव में आश्चर्यजनक है। अपनी हड्डियों को तपाने के लिए ब्लड क्यूई का उपयोग करने से बारबेरिक ऑक्स फिस्ट की दक्षता बढ़ गई है और मेरी प्रगति तेज से और तेज होती जा रही है, लिन जेयू ने अपनी चेतना के डेटा को देखते हुए मन ही मन कहा। हाल ही में उसने अपना सारा समय बारबेरिक ऑक्स फिस्ट को सुधारने में बिताया था और उसकी प्रगति संतोषजनक थी। आंगन में लौटकर लिन जेयू ने अपना बाहरी चोगा उतारा और अपने मुक्केबाजी अभ्यास शुरू किया। लकड़ी के खंभों पर मुक्कों की गूंज आंगन में सुनाई देने लगी। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, आंगन के खंभों को कई बार बदला गया था। ताज़ा सेट आयरन बच के पेड़ से बना था, जो अपनी कठोरता के लिए जाना जाता है। आयरन बच के खंभे लोहे के समान कठोर थे। लिन जेयू कितनी भी ताकत लगा ले, वह अब उन्हें तोड़ नहीं सकता था। ऐसे खंभे बेहद महंगे थे, लेकिन उसने उन पर एक सिक्का भी खर्च नहीं किया था क्योंकि वे नेता जू की ओर से उपहार थे। खंभे के चारों ओर घूमते हुए लिन जेयू ने एक के बाद एक हमले किए, गोल्डन गूस तकनीक के साथ तालमेल बिठाकर बारबेरिक ऑक्स फिस्ट का प्रदर्शन किया। ब्लड क्यूई की शक्ति उसकी बाहों में उमड़ पड़ी, उसकी मांसपेशियां फूल गईं और नसें उभर आईं। खंभे पर हर प्रहार ने ब्लड क्यूई की शक्ति को प्रतिध्वनित किया, जिससे उसकी मांसपेशियों, त्वचा, टेंडन और हड्डियों के तपने की गति तेज हो गई। ब्लड क्यूई रेल में शुरुआती चरण की युद्ध तकनीकों का प्रशिक्षण लेना कहीं अधिक कुशल हो गया था। उसकी प्रगति पहले की तुलना में 3 या 4 गुना तेज थी। चमकीली चांदनी के नीचे वह पसीने से तरबतर था। उसने जोर से पैर पटका और उसके पैर की मांसपेशियों ने अचानक बल लगाया। उसके पैरों की शक्ति उसकी कमर के माध्यम से उसकी बाहों में स्थानांतरित हो गई। उसका धड़ थोड़ा झुका और उसके मुंह के जबरदस्त बल के साथ निकले, जैसे 2 बैल के सींगों का प्रहार हो। बारबेरिक ऑक्स चार्ज। उसके भीतर से एक जंगली, जबरदस्त और अदम्य आभा उमड़ी। उसके मुंह के आगे बढ़े और वह रुका नहीं, एक के बाद एक लगातार प्रहार करता रहा। उसके चारों ओर की आभा और भी मजबूत हो गई। पार्श्विक बल और जंगलीपन की एक हल्की आभा उसके चारों ओर घूमने लगी। यदि वहां कोई कमजोर इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति होता, तो केवल इस आभा को देखकर ही वह डर के मारे अपनी आधी शक्ति खो देता। यही वह गहरा अर्थ था जिसे उसने अभ्यास के दौरान पहले महसूस किया था, जो मुक्केबाजी तकनीक के भीतर छिपा हुआ था। दिनों के कड़े प्रशिक्षण और चिंतन के बाद उसने आखिरकार फिस्ट मोमेंटम का एक धुंधला सा अंश पकड़ लिया था। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने गोल्डन गूस तकनीक में कभी महसूस नहीं किया था। बारबेरिक ऑक्स फिस्ट के निर्माता ने इस वेग को तकनीक में ही समाहित कर दिया था। केवल पर्याप्त समझ रखने वाले ही अभ्यास के माध्यम से इसे महसूस कर सकते थे, और केवल वे ही जो इस वेग को समझ सकते थे, बारबेरिक ऑक्स फिस्ट को परफेक्शन तक साध सकते थे। यही कारण था कि लियांग सोंग ने कहा था कि बारबेरिक ऑक्स फिस्ट सीखना आसान है, लेकिन इसमें महारत हासिल करना कठिन है, क्योंकि अधिकांश लोग इसके वेग को नहीं समझ पाते थे। लिन जेयू ने 1 घंटे तक मुक्केबाजी का अभ्यास करने के बाद विश्राम किया। उसने हर रात सोने से पहले 1 घंटे अभ्यास करने की आदत बना ली थी। शुरुआत में अपने मुक्कों का अभ्यास करने के बाद वह इतना उत्साहित हो जाता था कि उसे नींद नहीं आती थी, और वह फिर उठकर 1 और घंटा प्रशिक्षण लेता था जब तक कि थकान उसे नींद के आगोश में न ले ले। अब ऐसा नहीं था। जैसे ही वह बिस्तर को छूता, उसे नींद आ जाती थी। बारबेरिक ऑक्स फिस्ट। बारबेरिक ऑक्स फिस्ट। पार्श्विक बल, जंगली हमला, हमेशा आगे बढ़ना। लिन जेयू पत्थर की मेज के पास बैठा, आसमान की ओर देखते हुए उस धुंधले फिस्ट मोमेंटम पर विचार कर रहा था जिसे उसने अभी समझा था। ये मोमेंटम के साथ उसका पहला वास्तविक साक्षात्कार था। मास्टर लियांग ने एक बार कहा था कि मोमेंटम इंटेंट का भ्रूण है और इंटेंट
फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन रेल में एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत की असली नींव है। मैरो रिफाइनिंग रेल को तोड़कर फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन रेल में कदम रखने के लिए व्यक्ति को इंटेंट के कम से कम एक रूप को समझना पड़ता है। यदि वह बारबेरिक ऑक्स फिस्ट के भीतर के फिस्ट मोमेंटम को समझ पाता है तो भविष्य में फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन रेल का उसका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। लिन जेयू ने देर रात तक विचार किया लेकिन कोई और अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं हुई। उसने ज्यादा सोचना बंद किया, स्नान किया और बिस्तर पर चला गया। युद्ध साधना में जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी और फिस्ट मोमेंटम को समझने में तो और भी कम। अगली सुबह पटाखों की गड़गड़ाहट से लिन जेयू की नींद जल्दी खुल गई। उसने खिड़की खोली तो पाया कि आसमान अभी भी अंधेरा है और ठंडी हवा चल रही है। पास के घरों में मोमबत्तियां चमक रही थीं, पटाखों की आवाजें आ रही थीं और परिवार देवताओं की पूजा करने के लिए अगरबत्ती जला रहे थे। बच्चे भी जल्दी उठ गए थे और इधर उधर भागकर खेल रहे थे। ओह, आज लिटिल न्यू ईयर है। पलक झपकते ही मुझे इस दुनिया में आए 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं। समय वाकई कितनी तेजी से बीतता है। सोनगई शहर में लिटिल न्यू ईयर पर हर घर के लोग जल्दी उठते, सुआ, मुर्गियां और बत्तख काटते और किचन गॉड को बलि चढ़ाते थे। लेकिन इस साल का लिटिल न्यू ईयर कुछ हद तक गमगीन था। बड़ों के चेहरे चिंता से भरे थे और केवल बच्चे ही अपनी मासूमियत में अभी भी खुलकर हंस और खेल पा रहे थे। वह सोच रहा था कि सीनियर भाई हान मो शहर के बाहर कैसे होंगे और क्या वे नए साल के लिए वापस आ पाएंगे। चूंकि लिन जेयू पहले ही जाग चुका था इसलिए वह बिस्तर पर नहीं पड़ा रहा। अपनी ताकत के साथ कई दिनों तक बिना सोए रहना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वह उठा, हाथ मुंह धोया और अपना अभ्यास जारी रखने के लिए आंगन में चला गया। युद्ध साधना में दृढ़ता ही सब कुछ थी। अध्याय 49 गुप्त औषधियां एवं योजना। सुबह सुबह घर के बाहर पटाखों की आवाज हवा में गूंज रही थी। लिन जेयू के आंगन में उसकी मुठ्ठियां भारी गड़गड़ाहट के साथ लकड़ी के खंभे से टकराईं। कई घंटों तक मुट्ठी की तकनीक का अभ्यास करने के बाद मुट्ठी की गति के बारे में उनकी समझ और भी गहरी हो गई थी। सड़कों से गुजरते हुए कोई देख सकता था कि हर कोई देवताओं की पूजा कर रहा था क्योंकि सभी दिशाओं में पटाखे फूट रहे थे। ग्रेट वे में देवता मवेशियों और भेड़ों की तरह असंख्य थे। लिटिल न्यू ईयर के इस दिन लोग या तो देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे या फिर इसकी तैयारी कर रहे थे। हर घर ने श्रद्धापूर्वक कागज के प्रसाद जलाए और धूप जलाई, ये प्रार्थना करते हुए कि आने वाला वर्ष थोड़ा बेहतर हो और युद्ध अंततः समाप्त हो जाए। वयस्कों के चेहरों पर कुछ मुस्कान देखी जा सकती थी, केवल चिंता और कठिनाई। व्यवसाय खराब था, डाकू शहर के बाहर बड़े पैमाने पर भाग रहे थे और फसलें नहीं बोई जा सकती थी क्योंकि वे हमेशा चोरी हो जाती थी। यहाँ तक कि लिन जेयू भी संघर्ष कर रहे थे क्योंकि उनकी आय लगातार गिर रही थी। अपने चरम पर वह एक दिन में लगभग 2000 वेन कमाता था, लेकिन अब फिहोन गैन के मासिक वेतन को मिलाकर भी यह मुश्किल से 1000 वेन से अधिक हो पाता है। इसे लगभग आधा काट दिया गया था। आम लोगों की कठिनाइयों के विपरीत सम्मानित परिवार अभी भी विलासिता में रहते थे, उनके हॉल संगीत और उल्लास से भरे रहते थे। वाद्ययंत्रों की ध्वनि के साथ गीतकारों की स्पष्ट और मधुर आवाजें उठी। जिन परिवार के सोनवी गार्डन के भीतर संगीत और नृत्य फलता फूलता था, युद्ध की विभीषिका से अछूता। नृत्य करने वाली लड़कियों ने आकर्षक पोशाक पहनी थी, नीचे एक भी सिलाई के बिना गुलाबी धुंध का एक पारदर्शी घूंघट, उनकी आकृतियां धुंधली दिखाई दे रही थी और अत्यधिक आकर्षक थी। ये छोटा नया साल था और जिन परिवार की युवा पीढ़ी नृत्य और संगीत का आनंद लेने, बातचीत करने और मौज मस्ती करने के लिए सोनलिन गार्डन में एकत्र हुई थी, जिसमें आर्थिक गिरावट का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। जिन जिंगलोग और जिन पेंगहाई 2 भाई भी उपस्थित थे। उनके साथ जिन परिवार की संपार्श्विक शाखाओं और संबद्ध रिश्तेदारों के बेटे और बेटियां भी थीं। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। जिन जिंगलोग के सामने बैठे युवा मास्टर ने प्रशंसा में हल्के से ताली बजाई। आज आमंत्रित नृत्य करने वाली लड़कियां सुंदर और मनमोहक थीं, उनकी चालें चकाचौंध और अलौकिक थीं। यह आंखों के लिए सबसे सुखद दृश्य था। भाई, यदि आप उन्हें पसंद करते हैं तो मैं बाद में नौकरों से आपके लिए कुछ की व्यवस्था करवाऊंगा। क्या उन्हें रात भर रुकने देना आनंददायक नहीं होगा? जिन जिंगलोग ने हंसते हुए कहा, एक मेरे लिए भी छोड़ना याद रखें। मैं इसका स्वाद चखना चाहूंगा। हाँ हाँ। जिन जिंगलोग और जिन जिंगान सच्चे भाई थे, उनकी उम्र में 13 साल का अंतर था। हालांकि जिन पेंगहाई जिन जिंगलोग के तीसरे चाचा का बेटा था, जिससे वह उनका चचेरा भाई बन गया।
हालांकि दोनों सगे भाई थे, लेकिन उनकी शक्ल सूरत बिल्कुल अलग थी। जिन जिनगान नाजुक और सुगठित दिख रही थी, जिसमें परिष्कृत सुंदरता का स्पर्श था। दूसरी ओर जिन जिनगलोग लंबा, मोटा और हट्टा कट्टा था, उसकी शक्ल कुछ भद्दी और विभत्स थी। ये हमारी बारी नहीं है। इन नाचने वाली लड़कियों पर पहले से ही दावा किया जा चुका है। हम कैसे चुन सकते हैं? जिन जिनगान ने कंधे उचकाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। सच है, हर साल प्रत्यक्ष वंशजों को पहले चुना जाता है और उसके बाद ही हमारी बारी आती है, जिन जिनगलोग ने अफसोस के साथ कहा। सुंदर लड़कियों की कोई कमी नहीं है। एक बार भोज समाप्त हो जाए तो हम 100 फ्लावर्स पवेलियन की ओर क्यों नहीं जाते? मैंने पहले से ही एक बड़ा निजी कमरा आरक्षित कर लिया है, जिन पेंगहाई ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई पेंगहाई, आपकी ओर से प्रगति कैसी है? जिन जिनगान ने पूछा, क्योंकि जिन पेंगहाई उससे और उसके भाई से कुछ साल बड़े थे। वे डाकू सभी चतुर साथी हैं, उन्हें मनाना आसान नहीं है। इसके अलावा लान वैली खतरों से भरी है। इसके प्राकृतिक इलाके में छिपना आसान है और ढूंढना मुश्किल है। इतने समय के बाद मैं केवल 50 से कम लोगों के एक छोटे समूह को वश में करने में कामयाब रहा हूं। हालांकि उनका नेता बुरा नहीं है, वह ऑर्गन फोजिंग दायरे के चरम पर पहुंच गया है, जिन पेंगहाई ने लापरवाही से कहा, जबकि उसकी नज़र अभी भी नृत्य करने वाली लड़कियों पर टिकी हुई थी। जिन जिनगान ने कहा, यहाँ भी ऐसा ही है। हर परिवार अब सतर्क है, जिससे किसी को भी प्रभावित करना मुश्किल हो गया है। क्या अंकल को चिंता नहीं है कि इस तरह की जबरदस्त हरकतों पर सिटी लॉर्ड की नजर पड़ जाएगी? उनकी ताकत भयानक है। अगर हमें पता चल गया तो? जिन जिनगलोग ने चिंता के साथ कहा। डरने की क्या बात है? सिटी लॉर्ड ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। जब तक हम बहुत बड़ी हलचल पैदा नहीं करते हैं और सोनगई शहर की व्यवस्था को बाधित नहीं करते हैं, तब तक सब ठीक रहेगा। इसके अलावा हम केवल शहर के बाहर के डाकुओं को सिटी गार्ड में भर्ती कर रहे हैं। ये दोनों डाकू के खतरे को शांत करते हैं और सोनगई शहर को मजबूत करते हैं। ये एक महान कार्य है, जिन पेंगहाई ने उदासीनता से हंसते हुए कहा। उसने अपना सिर जिन जिनगलों की ओर घुमाया और पूछा, जिस लड़के को मैंने तुम्हें देखने के लिए कहा था, क्या उसने हाल ही में कोई हरकत की है? उसकी समझ और प्राकृतिक प्रतिभा काफी अच्छी है। यदि हम उसे वश में कर सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं, और फिर उसकी क्षमता को उत्तेजित करने के लिए गुप्त दवाओं के साथ उसे बड़ा कर सकते हैं, तो आधे साल से भी कम समय में हम एक ब्लड क्यूई क्षेत्र विशेषज्ञ पैदा कर सकते हैं। जिन परिवार के पास एक पैतृक गुप्त औषधि नुस्खा था जो प्रतिभाशाली मार्शल कलाकारों की अव्यक्त क्षमता को जागृत करने में सक्षम था, जिससे उनकी ताकत कम समय में बढ़ सकती थी। हालांकि सूत्र ने अत्यधिक उच्च स्तर की जन्मजात क्षमता की मांग की, जो केवल असाधारण समझ और प्राकृतिक प्रतिभा वाले प्रतिभाओं के लिए प्रभावी थी। आम लोगों पर इसका बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भले ही यह सफल हुआ या नहीं, इसके प्रयोग से मार्शल आर्टिस्ट का जीवनकाल बहुत कम होकर 5 वर्ष हो गया। इस प्रकार जिन परिवार बाहर से प्रतिभाशाली लोगों का चयन करेगा, उन्हें दवाओं से नियंत्रित करेगा, फिर उनकी ताकत बढ़ाने के लिए गुप्त दवा का उपयोग करेगा और उन्हें परिवार के लिए प्रवर्तकों में बदल देगा। दवा बेहद महंगी थी और उसके बाद जीवन के केवल 5 साल बचे होने के कारण यह शायद ही लागत प्रभावी थी। केवल युद्ध के समय में ही वे प्रतिभाशाली मार्शल कलाकारों को मजबूत करने, उन्हें आसन संकट के लिए तैयार करने के लिए इस दवा का सहारा लेंगे। जिन जिनगलोग ने उत्तर दिया, मेरे पास पहले से ही लोग हैं जो उसे देख रहे हैं, लेकिन वह फिसलन भरा है और शायद ही कभी बाहर जाता है। इतनी सारी निगाहों के साथ शहर में घूमना मुश्किल है। जैसे ही वह शहर छोड़ेगा, वुडन गैंग मुझे रिपोर्ट करेगा। फिर मैं उसे पकड़ने के लिए लोगों को दीवार के बाहर ले जाऊंगा। मम, इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। शहर के भीतर अभिनय करने से बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाएंगी, जिससे अन्य परिवारों में प्रतिक्रिया होगी। जिन जिनगान ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा और उनकी निगाहें नाच रही लड़कियों पर चली गईं। आज आमंत्रित नर्तक वास्तव में बेहद खूबसूरत थे। यहाँ तक कि लंबे समय से सुंदरता के आदि ये पुरुष भी अतिरिक्त नजरें चुराने से खुद को नहीं रोक सके। सड़क पार करते हुए लिन जेयूजेड पिल टी हाउस में पहुंचे। अपने खाली समय में वह अपने मूड को निखारने के लिए टी हाउस या 100 फ्लावर्स पवेलियन में फुर्सत के घंटे बिताना पसंद करते थे। चूंकि फेहो गैंग के पास बहुत अधिक मामले नहीं थे, इसलिए अधिकांश छोटे मामलों को मातहतों द्वारा आसानी से निपटा लिया जाता था। फिर भी लिन जेयू और जिया यानयो का समूह स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकता था, क्योंकि उन्हें किसी भी समय आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ता था।
जैसे जैसे अन्य शहरों से लोग सोनई शहर में आने लगे, उपद्रवी और अधिक बढ़ गए, हालांकि उन्होंने उनसे आसानी से निपट लिया। इस छोटे से नए साल के दिन चाय घर उन परिवारों से गुलजार था जो एक साथ आए थे। जिया यानयोग और उसके साथी भी वहां थे, केवल वे तीनों ही एक साथ आराम कर रहे थे और बुरी मुद्रा में हंस रहे थे। तीनों को लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज की कहानियां बहुत पसंद थी और चूंकि लिन जेयू अक्सर यहाँ चाय पीते थे, इसलिए ये जगह धीरे धीरे उनका गढ़ बन गई। समय समय पर वे यहाँ शराब पीने, जुआ खेलने और गपशप करने के लिए रुकते थे। आज छोटा सा नया साल है, आप घर पर मदद क्यों नहीं कर रहे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लिन जेयू ने आगे बढ़ते हुए पूछा और उनके साथ बैठ गया। घर पर रहना उबाऊ है। पत्नी और माता पिता इस बात को लेकर परेशान रहते हैं, आप जानते हैं। ये कष्टदायक है, जिया यानयोग ने अधीरता से कहा। अन्य दो ने सहमति में सिर हिलाया। ये साथी कभी भी पारिवारिक विचारधारा वाले नहीं थे, वे हमेशा बाहर घूमते रहते थे। लिन जेयू अपनी पत्नियों के लिए खेद महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कल यंग मास्टर जू ने तुम्हें बुलाया था, क्या ये किसी अच्छे काम के लिए था? जी जियांग ने उत्सुकता से पूछा। बस थोड़ी सी वाइन पीने के लिए। मैं यंग मास्टर चेन और यंग मास्टर रेन से भी मिला, लिन जेयू ने उत्तर दिया। इतना ही, बस हो गया। आप और क्या उम्मीद कर रहे थे? लिन जेयू ने उस पर एक नजर डाली। उनका उन्हें ये बताने का कोई इरादा नहीं था कि जू चीनई उन्हें एक युवा महिला से मिलवाना चाहती थी। अगर उसने ऐसा किया तो कल तक पूरे फेहों गैंग को पता चल जाएगा। उसने चाय की चुस्की ली और विषय बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि सिटी लॉर्ड के पास किस स्तर की ताकत है? उन्होंने नेता जू से पहले इस बारे में पूछा था, लेकिन नेता जू ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था। बाद में उसने गुप्त रूप से दूसरों से पूछताछ की, लेकिन बहुत कम लोग सिटी लॉर्ड के बारे में बहुत कुछ जानते थे। सिटी लॉर्ड हमेशा बेहद कम महत्वपूर्ण रहे थे। शहर के बहुत से आम लोग केवल कांस्टेबल के कार्यालय के अधिकारियों के बारे में जानते थे और इस बात से अनजान थे कि सोनगई शहर में सिटी लॉर्ड भी है। सिटी लॉर्ड, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? जिया यानयोग ने असमंजस में पूछा। उनकी राय में सिटी लॉर्ड की बमुश्किल ही कोई उपस्थिति थी। मुझे यकीन नहीं है, मैं केवल इतना जानता हूं कि सिटी लॉर्ड का नाम चेन क्विनफेग है और उन्हें ग्रेट वे शाही अदालत द्वारा नियुक्त किया गया था। वह 10 साल से अधिक समय से सोनगई शहर में है, लेकिन उनकी उपस्थिति बहुत कम है। सिटी लॉर्ड 20 साल का कार्यकाल पूरा करता है। कुछ और वर्षों में उन्हें फिर से नियुक्त किया जाएगा और उनके स्थान पर दूसरे को नियुक्त किया जाएगा, जी जियांग ने समझाया। आप इतने लंबे समय से सोनगई शहर में हैं, क्या आपने कभी उसे काम करते देखा है? लिन जेयू ने पूछा। जब वह उस दिन घर लौटा तो उसने पूर्व मालिक के शरीर की यादों को खोजा था, लेकिन जियूनान सिटी के सिटी लॉर्ड के बारे में उसकी धारणा बेहद अस्पष्ट थी। उनके पूर्ववर्ती पूरी तरह से अध्ययन के प्रति समर्पित थे, उनकी यादें ज्यादातर ऋषि क्लासिक्स के अनगिनत संस्करणों से भरी हुई थी। नहीं, जिया यानयोग और जी जियांग दोनों ने अपना सिर हिलाया। मैं कुछ अफवाहों को जानता हूँ, लेकिन आपको उन्हें फैलाना नहीं चाहिए, निन्हुई ने सावधानी से चारों ओर देखते हुए कहा। यह देखकर कि कोई कुछ सुन नहीं रहा है, उसने अपनी आवाज धीमी कर दी और जारी रखा। उनके गुप्त व्यवहार ने तुरंत दूसरों की जिज्ञासा को बढ़ा दिया, विशेष रूप से आप, जी जियांग। पहले कसम खाओ कि तुम इसे नहीं दोहराओगे, अन्यथा तुम नहीं सुन पाओगे। निन्हुई ने जी जियांग को गहरे अविश्वास से देखा। जी जियांग ने निन्हुई को अवाक होकर देखा और मन ही मन अपशब्द कह रहा था। लेकिन अंत में, अनिच्छा से ही सही, उसने एक जहरीली शपथ खा ली, क्योंकि वह भी बहुत उत्सुक था। 1 दशक से भी पहले सोनगई शहर में 5 प्रमुख प्रतिष्ठित परिवार थे। अब केवल 3 ही बचे हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? निन्हुई ने रहस्यमय तरीके से कहा। क्या ये नहीं कहा गया कि अचानक प्लेग आया, जिससे 2 परिवार पूरी तरह नष्ट हो गए? जिया यानयोग ने पूछा। वह उस समय छोटा था, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से याद था कि कई लोग मर चुके थे। एक रात, बिना किसी चेतावनी के, सोनगई शहर के 5 महान परिवारों में से 2 चुपचाप नष्ट हो गए। यहाँ तक कि आसपास के किसान और कई शहरवासी भी उसी रात चुपचाप मर गए। अधिकारियों ने बाद में जांच की और जल्द ही स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने इसका कारण यह बताया कि शहर में एक भयंकर महामारी फैल गई है। वह केवल आधिकारिक कहानी थी। मैंने सुना है कि ये वास्तव में सिटी लॉर्ड था जिसने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की और एक ही रात में उन 2 परिवारों को मिटा दिया। निन्हुई ने धीमी आवाज में फुसफुसाया। क्या बात है, सच में? जिया यानयोग ने सदमे में कहा।
आपने यह अफवाह कहाँ से सुनी? मैंने इसके बारे में कभी कैसे नहीं सुना? जी जियांग ने संदेह और अविश्वास के साथ पूछा। और उन्होंने ऐसा कौन सा गंभीर अपराध किया होगा कि चुपचाप मिटा दिए जाएंगे, एक भी जीवित नहीं बचेगा? जिया यानयोग ने भी अपना संदेह व्यक्त किया। वे दो परिवार बिना किसी आवाज के रातों रात गायब हो गए, उनमें से हर एक की मौत हो गई। अगर यह सिटी लॉर्ड का काम था, तो उसकी ताकत कितनी भयानक होगी? लिन जेयू ने खुद को भी यही सोचते हुए पाया। ब्लड क्यूई क्षेत्र के मार्शल कलाकारों सहित दो पूरे परिवारों को बिना किसी निशान के मिटा देना लगभग अकल्पनीय था। मेरे पास इसका समर्थन करने के लिए सबूत है। करीब आओ, किसी और को सुनने मत दो। घटना से कुछ साल पहले मेरे पिता बाई परिवार में प्रबंधक थे। बाद में उन्हें गलती करने के लिए निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन वह बाई परिवार को अच्छी तरह से जानते थे। मेरे पिता के अनुसार बाई परिवार देशद्रोह में शामिल हो सकता है। निंग हुई ने अतिरंजित गंभीरता के साथ बोलते हुए अपनी आवाज धीमी कर दी। पवित्र बकवास, जिया यानयोग ने चिल्लाकर कहा, लेकिन निंग हुई ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और घूरकर कहा, मानो कह रही हो, अगर तुमने इसे दोहराने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। क्या ये सचमुच है? जी जियांग ने पूछा, जो भी दंग रह गया। यह सच है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? आपको एक दशक पहले का भीषण अकाल याद है ना? उस अकाल के दौरान सोनगई शहर में बच्चों की एक कविता घूम रही थी, कुछ इस तरह, पीला स्वर्ग मर चुका है, नीला स्वर्ग उठेगा, कुछ न कुछ का वर्ष। जिन्होंने यह अफवाह फैलाई, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और मार डाला गया। मेरे पिता को संयोगवश पता चला कि बाई परिवार गुप्त रूप से एक अन्य देवता की पूजा कर रहा था, जिसे 10,000 दाउस का सर्वोच्च दिव्य सम्राट, स्वर्ण महल का शासक कहा जाता था। ये एक दिव्य उपाधि है जो केवल शाही राजवंश के संस्थापक पूर्वज के लिए आरक्षित है। इसलिए मुझे संदेह है कि वे गुप्त रूप से विद्रोह की साजिश रच रहे थे। जब सिटी लॉर्ड को इसका पता चला, तो उन्होंने उन्हें रातों रात मिटा दिया, निंग हुई ने फुसफुसाते हुए कहा। यह अफवाह सुनकर समूह अवाक रह गया। दूसरों के स्तब्ध भावों को देखकर निंग हुई आत्मसंतुष्ट और विजयी दिखी। साले, तुमने हमें धोखा देने के लिए तो कोई कहानी नहीं बनाई है? जी जियांग ने पूछा, जो सदमे से उबर गया है लेकिन अभी भी इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। भले ही उन दो सम्मानित परिवारों ने वास्तव में विद्रोह की साजिश रची हो, सिटी लॉर्ड की ताकत बहुत ही भयानक थी। केवल एक ही रात में दो पूरे परिवारों को, जिनमें से प्रत्येक ब्लड क्यूई दायरे के विशेषज्ञ हैं, चुपचाप मिटा देने में किस प्रकार की शक्ति लगेगी? यह सच है, मैं इस तरह की किसी बात के बारे में आपसे झूठ बोलने की जहमत क्यों उठाऊंगा? निंग हुई ने गंभीरता से कहा, मैंने 10,000 दाउस के सर्वोच्च दिव्य सम्राट, स्वर्ण महल के स्वामी की उपाधि पहले भी सुनी है, जब मैं एक शरणार्थी के रूप में रहता था। कई लोग उन्हें दिव्य सम्राट कहते थे, पूजा करने के लिए मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे और एक और दिन जीवित रहने के लिए प्रार्थना करते थे, लिन जेयू ने कहा। शरणार्थियों के बीच अनगिनत विचित्र देवताओं की पूजा की जा रही थी। लेकिन दिव्य सम्राट में विश्वास सबसे व्यापक था, जैसे कि किसी ने जानबूझकर इसे गुप्त रूप से फैलाया हो। उस समय लिन जेयू ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। निराशा का सामना कर रहे लोग अक्सर चमत्कार की प्रार्थना करते हुए किसी अस्पष्ट देवता से चिपके रहते हैं। यहाँ तक कि उसने अपने पिछले जीवन के देवताओं जैसे यीशु, बोधिसत्व, बुद्ध और इब्राहिम भगवान से भी गुप्त रूप से प्रार्थना की थी। लेकिन ये पूरी तरह से बेकार हो चुका था। वह संभवतः बहुत पहले ही मर गया होता यदि रेन परिवार के रेन क्विंगविन ने दलिया नहीं बांटा होता और वह कटोरा लेने के लिए बेताब था। अध्याय 50, बिना अप्रत्याशित धन के कोई व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। मैंने भी वह उपाधि पहले सुनी है। शहर में इतने सारे बाहरी लोगों और चारों ओर फैलती अफवाहों के बीच मैंने एक बार उनके एक समूह से ये सुना था, हालांकि उस समय मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब मैं आप सबको इसके बारे में बात करते हुए सुन रहा हूं, तो मुझे लगता है कि यह विद्रोही सेना निश्चित रूप से इस तथाकथित स्वर्ग सम्राट से गहराई से जुड़ी हुई है। जी जियांग ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, तुम्हारा मतलब है कि विद्रोही सेना 10 साल से भी पहले से योजना बना रही होगी? जिया यानयोग ने पूछा, क्या ये जाहिर नहीं है? 10 या 20 साल की योजना के बिना विद्रोह करने की हिम्मत कौन करेगा? जी जियांग ने अपने होंठ सिकोड़े। महान वेई राजवंश अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। उसके लहजे के तिरस्कार ने जिया यानयोग के भीतर लड़ने की खुजली पैदा कर दी। जी जियांग तेज तर्रार था और जिया यानयोग को उकसाना पसंद करता था, और हर थोड़े समय में दोनों के बीच हाथापाई हो जाती थी।
फिर भी लड़ाई खत्म होने के बाद वे हमेशा पुराने साथियों की तरह फिर से साथ हो जाते थे। अगर उस समय सिटी लॉर्ड ने उन दो परिवारों को तबाह नहीं किया होता तो क्या हमारा सोनगई शहर गंभीर खतरे में नहीं होता? निंग हुई ने पुराने डर के साथ कहा। अगर सच में सिटी लॉर्ड ने ही वह कदम उठाया था तो उनकी शक्ति अकल्पनीय रूप से भयानक होगी, जिया यानयोग ने कहा, उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। सिर्फ बोनफोर्जिंग स्तर के व्यक्ति के रूप में वह समझ ही नहीं पा रहा था कि एक ही रात में चुपचाप उन दो पूरे परिवारों को खत्म करने के लिए किस तरह के दिव्य साधनों की आवश्यकता होगी जिनके पास ब्लड क्यूई स्तर के विशेषज्ञ थे। हत्या केवल ताकत पर निर्भर नहीं करती, जहर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लड क्यूई स्तर के योद्धा भी इंसान ही हैं। कई जहर उन्हें उतनी ही आसानी से मार सकते हैं। शायद सिटी लॉर्ड ने उस समय उन्हें मिटाने के लिए किसी घातक जहर का इस्तेमाल किया हो। जियांग ने ऊंचे स्वर में विश्लेषण किया। वह ये मानने को तैयार नहीं था कि सिटी लॉर्ड ने व्यक्तिगत रूप से उन पर हमला किया था। दुर्भाग्य से 1 दशक से अधिक समय बीत चुका था। कोई रिकॉर्ड नहीं बचा था, जांच के लिए कोई शव नहीं बचा था और सच्चाई का बहुत सारा हिस्सा समय की नदी में खो गया था। अगर निंदहुई से ये नहीं सुना होता तो वे सोचते कि यह कोई भयानक प्लेग थी जिसने एक ही रात में 2 पूरे परिवारों को खत्म कर दिया। आखिर 1000 से ज्यादा आम लोग भी मारे गए थे। उस समय हर जगह दहशत फैल गई थी और लोगों को डर था कि प्लेग फैलता रहेगा। बाद में तथाकथित प्लेग को नियंत्रण में लाया गया। कुछ 100 लोग और यहाँ वहाँ मारे गए, फिर ये शांत हो गया और फिर सामूहिक मौतों की कोई खबर नहीं आई। अब पीछे मुड़कर सोचने पर उस घटना के पीछे कई छिपी हुई साजिशें थीं। इस बारे में बात करना बंद करो। अगर यह बात बाहर निकली तो हमें मौत की सजा दी जा सकती है। पियो, चलो महिलाओं के बारे में बात करते हैं। समय कठिन है और कई लोगों ने अपनी बेटियों को 100 फ्लावर्स पवेलियन में बेच दिया है। वे सभी अभी भी अछूती हैं। क्या आप में से कोई उन्हें घर पर नौकरानी के रूप में रखने के लिए खरीदने में दिलचस्पी रखता है? जियांग ने बोलते हुए ठहाका लगाया। विषय भटक कर पता नहीं कहाँ चला गया। उनके साथ थोड़ी देर बेकार की बातें करने के बाद लिन जेयू ने विदा ली। ये लोग महिलाओं के बारे में अंतहीन बातें कर सकते थे। 100 फ्लावर्स पवेलियन की लड़कियों से लेकर बगल की आकर्षक विधवाओं तक पूरा दिन और रात बिता सकते थे। वह शहर में थोड़ा घूमा। बाजार बहुत शांत था, फिर भी इसमें लिटिल न्यू ईयर का उत्सव जैसा माहौल था। लिटिल न्यू ईयर की हलचल सोनगई शहर के लोगों के लिए थी, इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। सीनियर ब्रदर हान मो अभी भी डकैतों को दबाने के मिशन पर बाहर थे। मास्टर लियांग का ठिकाना भी अज्ञात था। जिन लोगों से वह परिचित था वे केवल जिया यानयोग और मैनेजर वू थे, लेकिन उन दोनों के पास अपने परिवार थे। करने के लिए कुछ न होने के कारण लिन जेयू अपना समय आंगन में मुक्कों का अभ्यास करने और बार्बरिक ऑक्स फिस्ट के पीछे के इरादे पर विचार करने में बिताता था। ट्रेनिंग से थकने पर वह टहलने निकल जाता, गाने सुनता, अच्छे भोजन का आनंद लेता या जिया यानयोग और अन्य लोगों के साथ बातचीत करता। जीवन काफी आरामदायक था। बेवे स्ट्रीट पर चलते हुए लिन जेयू ने भौहें सिकोड़ी। अब जब उसकी ताकत ब्लड क्यूई स्तर तक पहुंच गई थी और टोटोइस ब्रेथ ग्रैंड मेथड के तीसरे चरण तक पहुंच गया था तो उसकी धारणा में बहुत सुधार हुआ था। उसकी इंद्रियां अन्य ब्लड क्यूई योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक तेज थीं। एक भयानक स्तर तक पैनी हो चुकी ये इंद्रियां उसे शत्रुतापूर्ण निगाहों को धुंधले रूप में महसूस करने देती थीं। जैसे जैसे वह चलता गया उसने कई लोगों को देखा जिनकी नजरें उस पर टिकी थीं और उनकी निगाहों में हल्की दुर्भावना थी। अगर यह 1 या 2 लोग होते तो सामान्य बात होती, लेकिन अब 10 से अधिक दिनों से वह लगातार नोटिस कर रहा था कि लोग छिपकर उसे देख रहे हैं। यह निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। क्या ये लोग शिंग जिंगलोंग द्वारा भेजे गए थे? लिन जेयू ने सोचा। सोनगई शहर में जिन लोगों से उसकी दुश्मनी थी वे केवल शिंग जिंगलोंग और शिंग पेंगहाई थे। इस बार उसने ध्यान न देने का नाटक नहीं किया। वह सीधे उस आदमी की ओर बढ़ा जिसके चेहरे पर घबराहट दिखाई दी और उसने भागने की कोशिश की। लिन जेयू की आकृति झपकी, वह अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा और एक पल में उस आदमी के पास पहुंच गया। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, आदमी का कॉलर पकड़ा और उसे ऊपर उठा लिया। तुम भाग क्यों रहे हो? लिन जेयू ने ठंडे स्वर में पूछा। मुझे छोड़ दीजिए युवा मालिक, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने चोरी या लूटपाट नहीं की, मैं बस यहाँ खाली बैठा था, आदमी ने मिन्नत की। वह अपने सामने खड़े युवक की डरावनी ताकत महसूस कर सकता था।
उसके कॉलर पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसका दम घुटने लगा था। हौफ, जो डाली, यहाँ आओ। लिन जेयू ने और शब्द बर्बाद नहीं किए और इसके बजाय पास में गश्त कर रहे फेहों गिरोह के एक गुर्गे को इशारा किया। बेवे स्ट्रीट फेहों गिरोह का इलाका था और इसके सदस्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर दिन वहां गश्त करते थे। जो डाली जल्दी से दौड़कर आया और सम्मान के साथ बोला, भाई यू, आपने मुझे बुलाया। वह जिया यानयों की तरह ही हट्टा कट्टा था, हालांकि मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित नहीं था। उसके पास केवल खेती वाली ताकत और पाश्विक बल था। इस आदमी को वापस ले जाओ और जांच करो। पता लगाओ कि वह किस परिवार या गुट का है और वह यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा है, लिन जेयू ने कहा। भाई यू, मैं इस आदमी को जानता हूँ। यह वुडन गिरोह से है। मैं इसका नाम भूल गया हूँ, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं जो तुओ को बुला सकता हूँ। वह वुडन गिरोह के लोगों को बेहतर जानता है, जो डाली ने उत्तर दिया। वुडन गिरोह के जिक्र पर लिन जेयू तुरंत समझ गया कि उसे कौन निशाना बना रहा है। वुडन गिरोह से जुड़ा एकमात्र व्यक्ति जिसके साथ उसकी दुश्मनी थी, वह शिन जिंगलोंग था। क्या शिन जिंगलोंग ने तुम्हें मुझ पर नजर रखने के लिए कहा था? उसने पूछा। युवा मालिक, मैं यहाँ सिर्फ खरीदारी कर रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाता हूँ। आप मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं। भाई लॉन्ग ने मुझे कभी कोई आदेश नहीं दिया। मैं सच में बस टहल रहा था। भले ही यह फेहों गिरोह का इलाका है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि दूसरे गिरोह के लोग यहाँ से सामान नहीं खरीद सकते, है ना? आदमी ने ऐसे चेहरे के साथ सफाई दी जैसे उस पर झूठा आरोप लगाया गया हो। भाई यू, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे पूछताछ के लिए वापस ले जाऊं? जो डाली ने पूछा। जरूरत नहीं है। लिन जेयू ने सिर हिलाया और आदमी को एक तरफ पटक दिया, कहा, निकल जाओ यहाँ से और चूहे की तरह छिपकर घूमना बंद करो। हाँ, मैं तुरंत चला जाऊंगा, आदमी हकलाते हुए बोला और लड़खड़ाते हुए खड़ा होकर भाग निकला। अपनी ड्यूटी पर जाओ, ठीक से गश्त करो, लिन जेयू ने कहा। जी, युवा मालिक, जो डाली ने उत्साह के साथ उत्तर दिया, जो फिर अपनी गश्त या कहें कि अपनी फुर्सत भरी चहलकदमी पर वापस चला गया। उस आदमी की पीछे हटती आकृति को देखते हुए लिन जेयू ने मन ही मन सोचा, मुझे उससे निपटने का रास्ता ढूंढना होगा। हर समय निशाने पर रहना कोई समाधान नहीं है। बेवे स्ट्रीट के आसपास घूमने और कुछ खाना खरीदने के बाद लिन जेयू घर लौट आया। आज हम इस उपन्यास को यहीं समाप्त करते हैं। यह उपन्यास अगले भाग में जारी रहेगा।